रोहित शर्मा ने इस टीम के खिलाड़ियों के साथ जो सबसे बड़ा काम किया, जो मुझे लगता है कि उन खिलाड़ियों के मन से हार का डर निकाला। मेरा विषय ही सहवाग हो गए थे। क्यों? क्योंकि एक तो वो अपने आप से बातें करते हैं, कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री चलती रहती है। शॉट मारा 2 रन, 4 रन, सिंगल, ये छक्का। उसमें अगर मान लेते हैं सामने से किसी ने छेड़ दिया, अरे इसमें 3 रन कैसे, तो फिर वो उसको जस्टिफाई भी करते हैं, क्यों, मैं दौड़ लूंगा 3 रन। फिर उनका मन कर गया तो वो बीच में गाने लगेंगे, ससुराल गेंदा फूल, फिर वो 4 शॉट खेलेंगे, फिर वो कहेंगे जीवन के दिन छोटे सही। तो मुझे इतना मजा आता था सहवाग के साथ, पीछे सहवाग को अलग से शूट करने में। और यकीन मानिए, मैंने अगर ऐसा 20 बार किया मान लेते, तो 15 बार उन्होंने मुझे वो स्टोरी दी जो किसी चैनल के पास नहीं होती, क्योंकि वो स्टोरी मेरे पास होती। वो हमने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद स्वीट के बाहर वाले हिस्से में हम रिकॉर्ड कर रहे थे, फिर वो अपने कमरे में चले गए। अब हम लोग वहाँ बात कर रहे हैं, मैं और कैमरामैन, कि मैं उधर बैठ जाता हूँ, तुम इधर से पकड़ना और तुम ही रोल भी करना, तुम ही कैमरा। ये शायद उन्होंने सुना, मुझे नहीं पता वो क्या समझे क्या नहीं समझे, कितनी हिंदी उनको आई कितनी नहीं आई। वो वापस आए, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो हमने उनको बताया कि भाई हमारा चैलेंज ये है कि लाइट पकड़ने वाला नहीं। आप जानते हो उन्होंने कहा, कहते मैं पकड़ लेता हूँ, इसमें क्या है। और ये 5 स्टार होटल में सनत जयसूर्या और ये कह रहा है कि मैं आपका लाइट पकड़ लूं। वर्ल्ड क्रिकेट के बड़े स्टार हैं। उस दिन उन्होंने मुझे खरीद लिया, ठीक है। उस 30 सेकंड में मेरे मुंह से क्या निकलता है कि ये जो आपने कमर में माउजर लगाई है ना, ये माउजर निकाल के शूट कर दूंगा। और मेरा इतना कहना और उनका कहना, अरे शिविंदर भाई शिविंदर भाई शिविंदर भाई, वैसे गले लगा लिया उन्होंने। अब जैसे आप जूते की दुकान पे जाते हैं और आपको वो सेल्स बॉय जो है बैठ के जूते पहनाता है, वैसे वो नीचे बैठे और मैं खड़ा हूँ। मैंने कहा रजा भाई क्या कर रहे हैं आप? लगभग मेरे पिता की उम्र के हैं, 30 साल मुझसे, 25-30 साल आप मुझसे बड़े हैं, आप लगभग मेरे पिता की उम्र के हैं, और मैं मानता आपको पिता की तरह ही हूँ, तो ये अपराध मत करिए, मैं एकदम खड़ा हूँ। उनकी बात सुन, कहते बैठ जाइए, बैठ तो जाइए, बैठ तो जाइए। बैठ गया। मैंने कहा लेकिन आप ये नहीं करेंगे। बोले मुझे करने दीजिए, ये जूते मैं अपने पिता के लिए ही लाया था। अब आप सोचिए, मतलब आज तक मेरे रोए खड़े हो जाते हैं जब ये मैं बताता हूँ, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये जूते मुझे पहना लेने दीजिए अपने आप को, मैं अपने पिता के लिए ही लाया था। मेरी हिम्मत नहीं मैं पूछूं कि क्या आपके पिता नहीं रहे अब या कुछ। और आप मिले किससे? तो ओरिजिनल लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद से। और हनीफ भाई ने आपको कुछ कहा, जो कहा वो बहुत दिल को दर्द देने वाला है, और उसका जिक्र आपने अपनी किताब में किया है। फिर वो अपना चले गए हिंदुस्तान की पुरानी यादों में, बताने लगे कि कैसे एक बार पैर में उनके पैर का नाखून उखड़ गया था और वो डबल मोजा पहन के उन्होंने खेला। फिर उसमें कहने लगे कि यार एक बार तो ऐसा हुआ, समझिए कि मेरा हाथ ही किसी ने काट दिया। हाथ लोग कहाँ की थी? किस ब्रेबॉर्न के हिंदुस्तान की घटना थी, बिल्कुल। मतलब जाके उसको पट्टी, मरहम पट्टी की गई, प्रॉपर छोटी सी एक सर्जरी हुई। वो मैच उन्होंने खेला, वो मैच उनकी मदर देखने आई थी। लेकिन बड़ी बात ये है कि उन्होंने ये बिल्कुल होता है कि डंके की चोट पे नहीं कहा कि मेरा हाथ किसी ने काट दिया था या किसी ने साजिशन मेरा हाथ काट दिया था कि मैं ना खेल पाऊं। कहने लगे हो सकता है किसी ने किया हो सकता है गलती से भी लग गई हो। तो वो जनरेशन ये लगती मेहर भाई। शिविंदर भाई कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे पॉडकास्ट के आज के मेहमान कौन हैं, और इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो छोटे में संक्षिप्त में परिचय ये है कि दिल से ये पत्रकार हैं, कलम से ये लेखक हैं, और मिजाज की अगर बात करेंगे तो उसमें संगीत की साधना है। सही कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा आपने। उस पर शायद बहस ये हो सकती है कि दिल से लेखक हैं और दिमाग से पत्रकार हैं, या उल्टा कर सकते हैं आप। उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, मिजाज संगीत वाला है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन मिजाज संगीत का हो, कलम किसी चीज का हो, जीवन में सबसे मुश्किल वाला काम पता है क्या होता है? बताइए। किसी चीज की शुरुआत करना, सलाम करना, सलामी देना। ठीक है, बिल्कुल है या नहीं? बिल्कुल। मतलब आप जिस संदर्भ में कह रहे हैं उस संदर्भ में तो है ही है, जिसका खुलासा आप ही करिएगा थोड़ी देर बाद। उससे अलग भी अगर हम बात करें, कोई भी काम आप करने जा रहे हो, आप खाना बनाने जा रहे हो, मैं कहता हूँ, आप कुछ लिखने जा रहे हो, आप कुछ गढ़ने जा रहे हो नया, शुरुआत तो बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए पैटर्न सेट कर देती है, आपके लिए वो एक रास्ता बना देती है अगर आप सही तरीके से कर लें। और अगर सही तरीके से ना करें तो वहीं पर फिर सब गुड़ गोबर भी हो जाता है। उसमें भी मुश्किल पता है कि मेरा अपना मानना है कि शुरू तो आप कर सकते हो, हाँ,
लेकिन शुरू करने के बाद जो खत्म होने का जो वक्फा है, बीच का जो गैप है, बहुत सारे लोग शुरू कर तो खत्म बहुत जल्दी हो जाता है। किसने वो जो शुरुआत को लंबे दूर तक ले जाना, ये उतना आसान नहीं होता है, और जो ले जाता वही मान बनता है। यही साधना है। अगर आप संगीत से चूंकि कह रहे हैं तो संगीत से मैं इसको अगर जोड़ दूं तो आप 3 मिनट का गाना गाना इसीलिए आसान है, या 5 मिनट का फिल्म का गाना अपेक्षाकृत आसान है, उसको मैं आसान नहीं कहूँगा। लेकिन जब आप एक राग में जाते हैं और फिर राग के विस्तार में जाते हैं, अब आप यमन गाना शुरू कर रहे हैं, यमन में एक बंदिश तो आप गा देंगे छोटी सी 3, 4, 5 मिनट में, लेकिन जब आप उसके विस्तार में एक एक सुर को बढ़ाना शुरू करेंगे तो मेहनत चाहिए। और फिर वही है कि जिसने जितना ज़्यादा मेहनत की है, जो जितना ज़्यादा उसमें डूब कर सीख कर आया है, वही जा पाएगा। वरना बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये सिर्फ संगीत में नहीं, मुझे लगता है संगीत से लेके, साहित्य से लेके, क्रिकेट से लेके, फुटबॉल से लेके, हमारे आपके जीवन में सैकड़ों ऐसे नाम और उदाहरण होंगे जिन्होंने शुरुआत बहुत शानदार की, लेकिन फिर वो उस शुरुआत के बाद कहाँ चले गए आज पता नहीं है। तो वही सुर, लय और ताल जो संगीत के लिए है, वो जीवन में और खेल में जब तक हो, तभी जाके कुछ आप ऐसा हासिल करते हैं कि फिर एक दिन इस तरह की किताब, ये हमारे शिवेंद्र भाई की किताब है, ओपनर्स नाम से लिखी हुई, और इसमें क्रिकेट इतिहास का आप कह सकते हैं कि जब से क्रिकेट शुरू हुआ और तब से लेकर आज हम दोनों भाई जब बैठ के बात कर रहे हैं, लगभग, मैं शिकायत भी मेरी है कि 1-2 नाम बिल्कुल मौजूद वाले जो हैं वो इसमें नहीं है, लेकिन अब तक जो स्थापित ओपनर्स हैं वो लगभग सारे लोगों की कहानी है और ये एक दस्तावेज है। अब बिल्कुल कोशिश यही की है कि 150 साल का लगभग क्रिकेट का इतिहास है। हम लोग उसके 1/3 की उम्र के भी नहीं है अभी, तो देखा तो है नहीं, बहुत सारा क्रिकेट हमने नहीं देखा है, जो हमने भी पढ़ा ही है। और वो आपकी जो शिकायत है उसके लिए मैं पहले ही बता देता हूँ शिकायत क्यों है, क्योंकि मैं समझ गया। देखिए, किताब को लिखने के लिए एक समय चाहिए, फिर उसके प्रकाशन प्रक्रिया के लिए एक समय चाहिए, कहीं पर तो आपको फुल स्टॉप लगाना होगा कि मैं यहाँ तक की डेट का लिखूंगा, तो वो आपने लिखा है। तो मैं जो शिकायत करूंगा ना जी, वो शिकायत बेसिकली शिकायत में वो ये है कि आप दूसरा पार्ट भी लिखें किताब का, बिफोर दिस एंड आफ्टर दिस। हम लोग 2025 में बैठे हुए हैं, 2025 से पहले और 2025 के बाद फिर क्रिकेट कैसे बदला, तो ओपनर्स का जो है कुछ अगला भी आएगा, फर्स्ट डाउन, 1 डाउन, सेकंड डाउन। और मित्र हैं हम लोग की दुनिया के, उन्होंने फोन करके दूसरी शिकायत की, बोले ओपनिंग क्या सिर्फ बल्लेबाज करता है? अरे भाई, गेंदबाज भी तो अपनी टीम के लिए बॉलिंग में भी तो ओपनिंग करता है। तो ऐसे गेंदबाजी पर तो मुझे बल्कि अच्छा लगा कि चलो कम से कम यार दोस्त इतना अप्रिशिएट तो कर रहे हैं किताब को कि हाँ बता रहे हैं कि नहीं मैंने ये तो पढ़ लिया है, अब ये वाला भी करना शुरू करिए। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं ये एक बूस्टर डोज की तरह है। जब आप लोग कहते हैं शिकायत है, तो ये शिकायतें जो है मेरे लिए बूस्टर है। शिकायत एक और लिखी है। बिल्कुल। तो ये किताब जब मैं पढ़ रहा था, और ये देखिए इसको पढ़ने के साथ साथ आप देख सकते हैं इसमें सारे टैगिंग की हुई, यानी कि मैं पन्ने पढ़ चुका हूँ। बिल्कुल। तो पता है मैं पढ़ते पढ़ते क्या सोच रहा था, मुझे लग रहा था कि ये किताब ना मुझे करोड़ों की कमाई करवा सकती। पता नहीं आपको लिखने के कितने पैसे मिले, लेकिन मुझे करोड़ों की, मुझे नहीं, मेरे जैसे बाकी अगर लोग अगर इस किताब को ढंग से पढ़े तो करोड़ों की कमाई हो सकती है। बताइए कैसे हो सकती है? अब जो किस्से कहानियां हैं इसमें, नहीं, मुझे तो लगा कि इसको पढ़ने के बाद अगर मान लीजिए कभी केबीसी में मुझे अमिताभ बच्चन ने बुला लिया या किसी को भी, और ओपनर से जुड़ा हुआ कोई सवाल आ जाए, तो ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। तो इस किताब को पढ़ने के बाद आप मिस नहीं करेंगे। आप उठा लो नाम, बिल्कुल कोशिश बैनरमैन से लेके और रोहित शर्मा तक, आपने सबकी पूरी कुंडली इसमें लिखी है। बिल्कुल। और बड़ा यही सबसे चुनौती थी दरअसल, क्योंकि 150 साल की क्रिकेट, अगर हम लोग जिस उम्र में, भाई मैंने बैनरमैन का नाम नहीं, मैं भी क्रिकेट एंथुसियास्ट हूं, मैं इसीलिए हिंदुस्तान में हर आदमी बैनरमैन का नाम मैंने नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं मेरे भाई कि प्रॉब्लम क्या है। हमने क्रिकेट फॉलो करनी शुरू की लेट 80s कह लीजिए या अर्ली 90s, 92 वर्ल्ड कप के बाद से की क्रिकेट हमने देखी है। थोड़ा थोड़ा 87 का वर्ल्ड कप याद है, इसीलिए कहा कि लेट 80s। फिर मैं तो उसी प्रोफेशन में आ गया, फिर हमने 25 साल की क्रिकेट कवर भी कर ली। लेकिन अब जो चार्ल्स बैनरमैन का है या जैक हॉब्स की बात है, जिनको हमने नाम सुना है जिनका, लेकिन अब अगर हम किताब सिर्फ इस एरा की कर देते जब से हमने देखा है तो इनकम्प्लीट नाइंसाफी हो जाती, नाइंसाफी होती इतने बड़े विषय के साथ। तो इसीलिए थोड़ा सा जिन खोजा 3 पाइयां वाले चौपाई पर, दोहे पर बल्कि जाकर मेहनत की और वो निकाला। और चार्ल्स बैनरमैन देखिए, पहला मैच, पहला शतक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का, और पहला हिट विकेट, सब कुछ आपने लिखा है, और वो पहला खिलाड़ी ओपनर था। तो भाई चार्ल्स बैनरमैन को अगर आप लोग क्रिकेट में नहीं जानते हैं तो ओपनर्स को पढ़िए, बहुत ही दिलचस्प। मुझे भी नहीं मालूम था इतनी डिटेल में जब मैंने इसको पढ़ा, और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि ये किताब इतनी आसानी से लिखी नहीं, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ा होगा, उसी का नेक्टर जूस निकाल के आपने इसमें डाला है।
हाँ, ये मेहनत तो की है और लिखने में कम समय लगा। असल में आपकी बात बिल्कुल सही है, पढ़ने में लिखने में कम समय लगा, लेकिन उसके लिए खास तौर पे वो जो शुरुआत के 30-40 पन्ने हैं ना 1975 के पहले ये क्रिकेट जो है वो पढ़ने में ही हमको 3-3.5 महीने लग गए, लिखने में तो 1.5 महीने लगे होंगे। एक बार आत्मसात का तो लेखक वैसे पॉइंटर्स भी है। आपने तैयार कर लिए तो फिर उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो वो रिसर्च कह लें, वो मेहनत कह लें, वो अपना हम लोग की भाषा में जिसको रेकी करना कहते हैं, किताब लिखने के लिए रेकी कर रहे थे कह लें, तो सब मिला जुला के असली समय उसी में लगा है। हालांकि वो पन्ने किताब के शुरुआत के 35-40 पन्ने ही हैं। कोई नहीं, इस किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो जब आखिर में पहुंचा ना तो मुझे लगा कि जो लेखक शिवेंद्र कुमार सिंह है उसके अंदर जो जर्नलिस्ट, खेल जर्नलिस्ट वाला कह लीजिए या हिंदुस्तानी वाले क्रिकेट फैन वाला कह लीजिए, उसकी एक कसक मुझे लग रही थी। और वो कसक मुझे तब पता मतलब मेरी समझ में आया कि जब आपने रोहित शर्मा के बारे में लिखना शुरू किया। रोहित शर्मा ऐसा क्रिकेटर जिसने 2019 के वर्ल्ड कप पे 5 सेंचुरी, भाई किसी के लिए ख्वाब हो सकता है, मतलब शायद ही पता नहीं कोई दूसरा कर पाएगा नहीं कर पाएगा। 2019 में वर्ल्ड कप नहीं हम जीत पाए। फिर 2023 आता है, 2023 में ड्रीम रन, आप बिना हारे फाइनल में चले गए, फिर हार गए। आपको लगता है कि इस तरह का क्रिकेटर जब वो ऑल टाइम ग्रेट में से ही कहलाए जाएंगे, जब अपने करियर के साथ अब आजकल जो उनका दौर चल रहा है और जिस तरह की बातें हैं, वो तो उनके कद के प्लेयर के हिसाब से मुझे लगता है डिसहार्टन करने वाला एक फैन के तौर पे। वो लगता है कि कल को जब वो अपना बल्ला रखेंगे, संन्यास लेंगे, तो ये कसक रह जाएगी, यार वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। बिल्कुल रह जाएगी। और आप देखें रोहित शर्मा ने क्या किया इस टीम के लिए। मतलब मैं कहता हूं कि ये टूर्नामेंट जिताया, ये बायलिटरल जिताया, वो जिताया, दिस जिताया, दैट जिताया, नहीं। रोहित शर्मा ने इस टीम के खिलाड़ियों के साथ जो सबसे बड़ा काम किया, जो मुझे लगता है कि उन खिलाड़ियों के मन से हार का डर निकाला कि हार तुमको डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। जैसे आपकी गाड़ी में होता है ना, शॉक ऑब्जर्वर्स लगे होते हैं, उस शॉकर, तो वो उस तरह की चीज थी कि तुम लोग को हारने की चिंता नहीं करनी, उसके लिए मैं बैठा हूं। और वो खुद ये बात कहते हैं कि आप जिसका अभी जिक्र कर रहे थे कि 2019 वर्ल्ड कप जब मैं देखता हूं तो मेरे लिए पर्सनली 5 शतक थे उसमें, लेकिन क्या ट्रॉफी थी? नहीं थी। और 2023 में देखिए, और कमाल की बात है मेहर भाई, इस देश के क्रिकेट फैंस को मैं सैल्यूट करता हूं कि हमने जब करियर शुरू किया था तब भारतीय टीम हारती थी तो खिलाड़ियों के घर पे पथराव हो जाते थे, उनके पुतले जल जाते थे। आज 20 बरस से ज़्यादा समय में ये बदलाव आया कि फैंस इतने मेच्योर हो गए कि 2023 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम हारती है तो फैंस कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, टीम हारी जरूर है लेकिन बेटर टीम इंडिया थी उस फाइनल को जीतने के लिए। एक दिन खराब था, वो ये बदकिस्मती थी कि वो फाइनल का दिन था, वरना आप सारे मैच जीत के पहुंचते हैं। और सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर के तमाम दिग्गज खिलाड़ी ये कहते हैं कि नहीं साहब, इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए ज्यादा डिजर्विंग टीम, ज्यादा कंसिस्टेंट टीम इंडिया की थी। जीत गई ऑस्ट्रेलिया, वो एक अलग चीज है। तो जब फैंस आप पर इस तरह से भरोसा करने लगे तो वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब अगर आप लिमिटेड ओवर्स में आ जाएं, मुझे याद है जब सचिन तेंदुलकर ने पहली बार 200 रन किए ग्वालियर, मैं उस मैच को कवर कर रहा था और मुझसे अपने करियर का पहला मैच कवर कर रही एक लड़की ने जिसका नाम राधिका था, उसने आके पूछा जब 120-125 रन हुए, और सिर्फ मुझसे नहीं मेरे भाई, उस मैच को कवर कर रहे कम से कम 12 जर्नलिस्ट ऐसे थे जो मुझसे 20 साल पहले से क्रिकेट कवर कर रहे थे, ठीक है, और मैं भी तब तक अपने आप को ठीक ठाक एक्सपीरियंस वाला मानता था। वो बच्ची 2010 ग्वालियर, हाँ, वो बच्ची आई, उसने जैसे 125-130 रन हुआ, उसने कहा कि सर 200 तो नहीं बन जाएगा। मैंने कहा छोड़ दो यार, 200 वनडे क्रिकेट में 200 मतलब वही क्या बात कर रहे हो टाइप से। अच्छा, उससे पहले सचिन तेंदुलकर 150, 160, 170 बना चुके थे, 150 हो गया जी। उसने फिर आके पूछा सर 200 तो नहीं बन जाएगा। तो हम लोग उसको इस नज़र से दे, बल्कि मुझे याद है कलकत्ता के एक जर्नलिस्ट, उनका नाम लेना ठीक नहीं होगा, वो थोड़ा मतलब वो बहुत गंभीर किस्म के जर्नलिस्ट थे, वो लैपटॉप पर अपने बैठते थे, प्रिंट के थे, तो वो लैपटॉप पे बैठते थे तो मतलब उनके अगल बगल शोर ना हो। आप क्रिकेट कवर करने वाले किसी भी जर्नलिस्ट से पूछेंगे वो नाम भी बता देगा। तो वो उन्होंने बड़ा घूर कैसे देखा कि क्या मतलब बदतमीजी है, हर थोड़ी देर पे आ जाती है पूछने के 200 तो नहीं हो जाएगा। और देखिए 200 हो गया। और रोहित शर्मा तीन बार कर चुके हैं 264 मैं तो कह रहा हूं, वो शर्मा जी का बेटा कहीं 300 ना कर दे वाली बात हो गई। तो वो खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने अविश्वसनीय लगने वाली चीज को ना सिर्फ अपनी रीच में पहुंचाया बल्कि उसमें मास्टरी कर ली। वो डैडी 100 लगाने लगे, वो 100 बनाएंगे तो बड़ी पारियां खेलेंगे। हाँ, फिर अब जो बात हम कर रहे हैं कि अभी की फॉर्म, मौजूदा फॉर्म, हाँ वो एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, कहीं ना कहीं उनके लिए उस मेंटल ब्लॉकेज की तरह है कि भाई आप सोचिए
92 साल की हिस्ट्री है भारत की क्रिकेट की, उसमें न्यूजीलैंड की टीम आपको 3-0 से हरा के चली गई, आप पकड़ ही नहीं पाए। आपने कहा हम रैंक टर्नर बनाएंगे, रैंक टर्नर बना के आप हार गए। फिर आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाते हैं, पहले मैच कितना शानदार खेला और फिर खुश हो गए। एग्जैक्टली। उसके बाद आप जाते हैं, 1 दशक तक आपके पास बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा था, बड़ी सीरीज होती है, मतलब हम लोग उस सीरीज को आप कहीं से भी किसी वर्ल्ड कप से कम मत मानिए, मतलब अगर वनडे के उसकी बात करें, आप वो सीरीज हार के चले आए। तब जबकि आपको पहला मैच जीत के जसप्रीत बुमराह ने दिया था कि ये लीजिए पर्थ टेस्ट मैच, सबसे मुश्किल जगह पर्थ में। तो शायद वही बात है, क्रिकेट में होता है मेरे भाई, कई बार, एक बार मुझे याद है चेतन चौहान कह रहे थे कि गावस्कर से रन नहीं बन रहे थे, और होता यही था कि गावस्कर जब कवर ड्राइव मारने जाते थे वो बॉल एज लगती थी और स्लिप में कैच हो जाता था। गावस्कर ये समझ नहीं पा रहे थे बहुत समय तक कि गलत क्या कर रहे हैं, मतलब वो उतना ही पैर चला रहे थे, वो वैसे ही बल्ला लगा रहे थे गेंद के साथ, लेकिन नहीं हो रहा था तो नहीं हो रहा था। और ये हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, कितनी बार हम अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ करना चाहते हैं, नहीं होती तो नहीं ही होती। ये आपने पता नहीं कभी रोटी बेली है कि नहीं बेली है, बेली है ना, तो अब वो माँ की तरह रोटी बेल के दिखा दीजिए। उन लोग पता नहीं कैसे वो बेल लेती थी, आंख मूंद के भी वो चूड़ियों की खनखन होती थी और रोटी एकदम परफेक्ट गोल बनती थी। यहाँ हम अपने जीवन में मुझे लगता है कि 10 बार रोटी बेली होगी तो 9 बार नहीं बेल पाए होंगे सही, तो नहीं होती तो नहीं होती, जिस दिन होनी होती है हो जाती है। तो जिस दिन वो होना होगा रोहित शर्मा के रन्स भी बन जाएंगे। अब तो खैर एक फॉर्मेट छोड़ चुके हैं और 2 फॉर्मेट, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, क्योंकि मुझे चैंपियंस ट्रॉफी दिख रहा है, मुझे अब और कुछ नहीं दिख रहा फिलहाल रोहित शर्मा के। देखिए बस इस तरह के खिलाड़ियों को, मैंने सचिन का भी बुरा फेज देखा। बिल्कुल, हर बड़ा खिलाड़ी ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के करियर में जिसने 10 साल 5 साल 15 साल खेला उसको एक रफ पैच नहीं आया हो, रेयर शायद ही कोई होगा। तो इसीलिए हम तो यही उम्मीद करेंगे एक अच्छे फैन के तौर पर, क्रिकेट लवर के तौर पे, कि कोई एक इनिंग रोहित शर्मा को चाहिए, और क्या पता अगला ही मैच जब वो खेलेंगे वो इनिंग वही साबित हो और पता चला उसके बाद रोहित शर्मा वैसे जिससे हिटमैन एक इनिंग में नहीं, वो बल्ले पे गेंद के बीचों बीच लगने का एक परफेक्ट साउंड होता है, बिल्कुल बिल्कुल ठक। वो जब आप लगाते हैं ना, ये वैसे ही है कि आप किसी राग में ऊपर के सुरों में आपको एक सुर हिट करना है, आपने वो सुर लगा दिया, लग गया, आपके कान को पता चल गया ना कि ये सुर मेरा लग गया है आज सही, उसके बाद तो आप जो गाएंगे वो ऐसा मखमल होगा ना कि सामने बैठा हुआ आदमी उसमें डूबेगा ही डूबेगा। तो वो एक ठक के साउंड की देरी है। आप देखिए जो इस पूरी सीरीज में अभी एक मैच के दौरान मैं सीपी में बैठा हुआ था दिन में कहीं पर अपने कुछ दोस्तों के साथ, बड़ी स्क्रीन पे हम लोग मैच देख रहे थे। 24-25 गेंद रोहित शर्मा खेल गए और ऐसा लगा कि उस 24-25 गेंद में वो 10-12 बार आउट हो जाएंगे। तो वो जो टेंटेटिव अप्रोच है ना, जाऊं ना जाऊं, खेलूं ना खेलूं, आगे जाऊं पीछे जाऊं, फ्रंट फुट करूं बैक फुट करूं, इतना ज्यादा दिमाग में चीजें चल रही हैं कि वो उस उधेड़ बुन में है। और ऐसे में एक पारी और उस पारी से भी पहले वो बल्ले पर ठक का साउंड, वो एक ठक का साउंड लग जाए बस, जो वो एक कवर ड्राइव लग जाए या एक स्ट्रेट ड्राइव अच्छा लग जाए उनके बल्ले से ना, मुझे लगता है फिर आपने जो कहा वो हिट मैन जो हम लोग कहते थे वो बैक हो जाए, बैक इन द बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिंध भाई किताब को भी मैं पढ़ रहा था, वैसे भी मैं समझता हूँ कि पिछले 25-30 साल 40 साल कह लीजिए, 40 साल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चाहे फॉर्मेट कोई भी हो, जो ऑल टाइम ग्रेट्स हैं उसमें से मैक्सिमम हिंदुस्तान के हैं मेरी नजर से। आपकी किताब में भी आपने जो डेटा दिया है उसमें नंबर 1 पर सचिन और गांगुली की जोड़ी है। बिल्कुल है। फिर नीचे डाउन द लेन आता हूं तो सचिन सहवाग भी उसमें मिल जाते हैं। तो हम लोग खुशकिस्मत नहीं है कि हमने इन खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा, नंबर 1। और दूसरी बात, हिंदुस्तान के लिए फख्र की बात है कि हमने इन मामलों, ओपनर्स के मामले में बाकी सब पे डोमिनेट किया है लिटरली। बिल्कुल। और मैं आपके उसमें अपने लिए और एक चीज जोड़ लेता हूं कि मैं तो अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि इसको कवर किया, राइट। मतलब जब मैं खबर पढ़ता हूं किसी अखबार में कि दिल्ली में आईपीएल के मैच के दौरान, मैच से पहले टिकट खरीदने के लिए धक्का मुक्की हो गई, पुलिस ने लाठियां चला दी, या ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है, इस देश के तमाम उन शहरों में जहां आईपीएल के मैच होते हैं वहां मैंने पढ़ी हैं इस तरह खबरें, आपने भी पढ़ी ही हैं। मुझे लगता है यार मेरी नौकरी ही मैच देखने की थी। मतलब इससे ज्यादा ड्रीम क्या हो सकता है कि मैं अपने दफ्तर के खर्च पर पर्थ से लेके, एडिलेड से लेके, लॉर्ड्स के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड से लेके और मुल्तान से फैसलाबाद से लेके, मतलब इंडिया के ग्राउंड्स में भी छोड़ रहा हूँ, जमैका से लेके और बारबेडस तक सारी जगह मैच कवर करके आ गया, वही मेरी नौकरी थी। तो और इसमें एक चीज और भी, एक तो डोमिनेट तो किया ही किया। जब हम वर्ल्ड क्रिकेट में बात करेंगे ना, जो क्रिकेट की मूल परिभाषा कहा गया कि साहब जेंटलमैन्स गेम है, तो वो लास्ट पीढ़ी थी जेंटलमैन्स की, ये भी मैं बताता हूँ। मतलब आप सोच के देखिए भारतीय टीम में सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, जहीर खान, मतलब
क्रीम कवर किया। वर्ल्ड क्रिकेट में आ जाइए, इंजमामुल हक, शेन वॉन, ब्रायन लारा, जयसूर्या, मैथ्यू हेडन, जस्टिन लैंगर, मतलब आपने इस खेल का भगवान की दया से वो एरा कवर किया हमने, जो कहा जाएगा गोल्डन एरा। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ ना कि देखिए आजकल मैच बहुत हो रहे हैं, आपके पास फटाफट क्रिकेट का जो तर्जुमा है वो तो ऐसा है कि T20 लो, IPL लो, हर देश का अपना है। तो अब मुझसे अगर पर्सनली कोई पूछे तो मुझे क्रिकेट मैच देखने में आज से 10 साल पहले जो आनंद आता था, वो अब नहीं जिसके आता मैं होगा। वेट करता था, भाई आज मैच है, बाकी पढ़ाई लिखाई छोड़ के मम्मी पापा से डांट खा के भी लगाओ टीवी। शारजा में तेंदुलकर खेल रहा है, अप्रैल में एग्जाम होते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, छोड़ो हटाओ, पहले तेंदुलकर का पहले शारजा तो देख ले, वो थ्रिल कम हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो गोल्डन फेज है ना क्रिकेट को एंजॉय करने वाला, हम सब उसके गवाह रहे और आपने तो उसको साक्षात सामने से ये किया। अब चूंकि ये किया तो इससे साक्षात सामने में एक सवाल ये पूछ लेता हूँ लगे हाथ, 200 की बात अभी आप कर रहे थे सचिन के लिए, वो 200 जो बना था उसके आखिरी 3 ओवर बड़े ही रोमांचक थे भाई। दूसरी तरफ धोनी, अब 49वां ओवर धोनी खेल रहा है लगातार, और इधर 1 रन के लिए तेंदुलकर बचा हुआ है, अब इधर कलेजा धक धक कर रहा होगा। आपके मन में क्या चल रहा था उस टाइम? नहीं, मैं ये श्योर था कि अब 200 बन जाएगा। क्यों इसलिए बन जाएगा? क्योंकि मुझे पता था कि धोनी अच्छी तरह जानते थे कि वो कितने बड़े विलेन बन जाते। मतलब आप सोच के देखिए, इसी वाकये को जोड़ रहा हूं मैं। राहुल द्रविड़ ने जब डिक्लेयर कर दिया, राइट, 4 रन से किया था, 196 पे थे सचिन तेंदुलकर या 194 पे थे, 194 पे थे, सही कह रहे हैं आप। और राहुल द्रविड़ को उस एक रात में समझ में आ गया कि वो कितने बड़े विलेन हो सकते हैं भारतीय क्रिकेट के। आज भी हम लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं, उस 6 रन से कुछ नहीं हो जाता उस मैच में, कुछ नहीं होता, लेकिन आज चर्चा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल द्रविड़ गए, राहुल द्रविड़ ने जाकर, क्योंकि जैसे ही सचिन बाहर निकल रहे थे, कमेंट्री करने वाले ने पूछ लिया कि आप डिसअपॉइंटेड हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे 200 हैं नहीं, और 6 रन बनाने में मुझे एक इशारा कर देते हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। तो राहुल द्रविड़ को समझ में आया, राहुल द्रविड़ गए, उन्होंने जाके सॉरी बोला होगा निश्चित तौर पर, और सचिन ने कहा होगा कि चलिए कोई बात नहीं, खत्म हो गई कहानी, खत्म। तो मुझे ये पता था कि धोनी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे, और वहां स्टेडियम में, मतलब यकीन मानिए स्टेडियम स्तब्ध हो जाता अगर ऐसा हो जाता। ऐसा नहीं हुआ, अलग चीज है। वो एक शो था किसी चैनल पे ना कि हफ्ते भर वो हो ना सका जो, तो वो हो ना सका जो वाली बात थी कि वो हुआ ही नहीं, बन गए 200, फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ एंड ऐसा कुछ कमेंट्री में रवि शास्त्री ने कहा। तो अगर वो हिस्टोरिकल है वो, और मुझे याद है उसमें बड़ा मजा आया। ये वो दौर था मेहर भाई जब कुछ क्रिकेटर कोई करता था तो मीडिया में हम लोग जाके होटल के बाहर बैठ जाते थे कि साहब वो निकलेगा तो बात करने का प्रयास करेंगे। और उस मैच के बाद तो हर कोई, तब तक सचिन से मेरा रेपो थोड़ा ठीक हो चुका था, मतलब हम उस स्टेज पे आ गए थे कि जहां पर हम मैसेज करके सीधे पूछ लेते थे। तो मैंने जैसे ही मैच खत्म होने के बाद 1.5-2 घंटे बाद मैंने एक मैसेज किया कि मतलब हम लोग आकर आपसे एक बाइट लेना चाहते हैं, आप बात करेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूंगा आज, हम लोग आगे कहीं ट्राई कर लेंगे। ठीक। मुझे इतना रिलीफ मिला, मुझे लगा यार 3 घंटे जाके भी ना खाना ना पीना, जाके बाहर बैठे हुए हैं। और उस समय की बात है जब खुद तो बैठे ही हुए हैं, जासूसी भी कर रहे हैं कि दूसरे चैनल वाला चला गया कि वो भी बैठा हुआ। फिर किसी पे चलते देखेंगे तो बॉस पूछेंगे, तो बॉस पूछेगा भाई आप भी थे, आपने क्या किया? फिर मैंने ही जाके सबसे कहा, मैंने कहा देखो सचिन ने कहा है, अगर ये कोई और खिलाड़ी कहता तो शायद मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि 1-2 खिलाड़ी ऐसे टीम में थे जो कहते थे कि नहीं बात करेंगे, फिर कर लेते थे। तो मैंने कहा सचिन ने कहा है तो आप लोग मत बैठिए, अपने अपने होटल्स में जाइए, चैन से रहिए, वो यहाँ पर बात नहीं करेंगे। अगले दिन टीम को ट्रैवल भी करना था। लेकिन हाँ, ये बड़ा मतलब किस्मत वाली ही बात है। पिछले ही जवाब पर आता हूँ कि बड़ी किस्मत थी कि वो 200 बनते देखा अपनी आँख के सामने, और धोनी ने उसमें कहीं से कोई अड़ंगा नहीं लगाया, वरना दिक्कत हो जाती। उनको पता था कि अगर होता तो वो बड़ा इशू बनता, मतलब अगर वो एक स्ट्राइक नहीं देते, हालांकि वो ऐसा नहीं करते, वो जानते हैं, वो खुद भी सचिन के बड़े फैंस में रहे हैं। ये तो कलेजा धक धक होने वाली जब बात होती है तो फिर आपकी किताब में एक मैच का जिक्र है, मैं वहीं वापस लेके चला जाऊंगा। जब इंडियन टीम गई थी पाकिस्तान 2004 और आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए था, बॉल किसके हाथ में? तो आशीष नेहरा के हाथ में। बिल्कुल। और उससे पहले हमारे बैट्समैन वगैरह जो है तो उनका, तो आशीष नेहरा के हाथ में बॉल और सामने बैट्समैन मोइन खान नहीं थे ना? बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी बॉल 6 रन, और अंदर कौन बैठा हुआ है? जावेद मियांदाद दिखा रहे हैं, चेतन शर्मा को छक्का मारा था। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब उसको कवर करते, आपके मन में क्या लग रहा था कि मोइन खान दूसरा जावेद मियांदाद बनेगा, आशीष नेहरा विलेन या हीरो? बिल्कुल। और उसके साथ साथ मेहर भाई जो प्रेस बॉक्स था उस वक्त जी, उस प्रेस बॉक्स में एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान था।
टेंस था ना। मतलब हम लोग जब गए, वो दौरा 14 साल बाद भारतीय टीम गई थी। बिल्कुल। और 14 साल बाद गई, बड़ा बड़ा ये वही दौरा था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने, जी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने सौरव गांगुली को कहते मैच ही नहीं दिल भी जीत बिल्कुल, दोस्ती सीरीज नाम ही था। और पूरी ब्रांडिंग जो थी वो शोएब अख्तर वर्सेस सचिन तेंदुलकर थी, क्योंकि दोनों उस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के बड़े आइकन्स थे। अब हम लोग वहां पहुंचे साहब। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी तमाम अड़ंगे लगाए थे। उसमें था कि रिपोर्टर आ सकता है, कैमरामैन नहीं आ सकता। शायद उनको रहा होगा कि भाई 14 साल बाद कहीं कोई ग्रे एरिया ऐसा ना हो जो कैमरामैन शूट कर ले। बिना कैमरा पर्सन हम लोग बिना कैमरा पर्सन के साथ गए थे, और गए भी थे इंडियन टीम की फ्लाइट से। और उसमें हमारे साथ जो हमारे दूसरे सहयोगी थे, जिनको आप जानते होंगे, अनिमेश चौधरी, वो तो बिना किसी लगेज के गए थे, आप समझ सकते हैं। हाँ, वो ऑफिस आए, उन्होंने शिफ्ट की, और उस वक्त तक हमें वीजा नहीं मिला था। अच्छा। वीजा शाम की फ्लाइट थी 6 बजे के आसपास की। वीजा तकरीबन 3 बजे के आसपास मेरा और अनिमेश का वीजा मिला। मैंने फोन किया, मैंने कहा वीजा लग गया है। एक और हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि तुम लोग सीधा वहीं से एयरपोर्ट जाओ, जो पैसा जो फॉरेक्स चाहिए वो सब आ जाएगा एयरपोर्ट पे। तो मैं तो इस तैयारी से गया था, मेरे पास बैग था। अनिमेश तो लिटरली ऑफिस की शिफ्ट खत्म करके ऑफिस की कैब से एयरपोर्ट पहुंचे, और उस दिन हम लोग फ्लाइट में थे जिसमें भारतीय टीम गई थी। तो वो बड़ा ऐतिहासिक था। वहां पहुंचे तो साहब, हमारे बॉस ने कहा कि देखो, तुम एक ऐसे मुल्क में हो, चैनल में थे उस वक्त, जी में। अच्छा। और उन्होंने कहा कि तुम जिस देश में गए हो, वहां जो कुछ है वो सब स्टोरी है। अच्छा। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो स्टोरी ना हो। तो हम बड़ा, और ऐसा कमाल का देश है वो, मतलब कई बार मुझे लगता है कि लोगों को एजुकेट भी करना हमारा काम है। मुझे लगता है पाकिस्तान को लेकर जो बहुत सारा भ्रम, बहुत सारा नफरत है, उसको अगर हम थोड़ा सा उसकी गिरहें खोलने की कोशिश करें। पाकिस्तान को 3 भागों में बांट लीजिए, तब उसको समझिए। एक उसकी सेना को, एक तरफ एक भाग उसकी सेना का है, ठीक है। एक भाग उसके नेता है, एक भाग उसका अवाम है। आपको जितनी नफरत करनी है उसकी सेना से करिए, आपको जितनी नफरत करनी है उसकी पॉलिटिशियन से करिए। वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से भारत के खिलाफ वहाँ पर आग उगलते हैं, जिस तरह से भारत के खिलाफ दुनिया भर की चीज़ें करते हैं, उसका कोई भी हिंदुस्तानी विरोध ही करेगा, मैं भी करता हूँ। लेकिन आम आवाम जो है, वहाँ का जो आम लोग हैं, वो इतने मोहब्बती लोग हैं, इतने मोहब्बती लोग हैं कि मतलब कई बार लगता है यार ये बंटवारा क्यों हुआ, मतलब नहीं होना चाहिए था। इतने प्यारे लोग हैं, वो आपको रोक के, मतलब आपने सैकड़ों कहानियां पढ़ी होंगी कि इस क्रिकेटर को ये चीज़ फ्री दे दी, इस जर्नलिस्ट को ये दे दिया। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के, मतलब मैं अभी आशीष नेहरा वाले उस पर आऊँगा। एक लाहौर में अल्फला मिनी गोल्फ क्लब है। अच्छा। हम लोग पाकिस्तान का नॉनवेज खा के ना नहीं पच रहा था हमसे, इतना मसाला होता था। एक दिन सामने देखा आलू टिक्की और चने लिखे हुए हैं। अच्छा। पहुंच गए साहब हम लोग वहाँ। आलू की टिक्की चने खाने से पहले हुआ कि ये रज़ा खान साहब हैं, जो हमसे उम्र में कोई 20-25 साल बड़े रहे होंगे। ये 2004 की बात बता रहा हूँ। रज़ा खान साहब ने अपना अल्फला एक ब्रांड है, बैंक है, और गोल्फ क्लब था। उन्होंने पूरा गोल्फ क्लब घुमाया। उसके बाद हम लोगों ने खाया। फिर उन्होंने कहा कि जिस दिन जब मन करे आप आ सकते हो यहाँ पर। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, पैसे भी नहीं लिए, कुछ नहीं। 2006 में जब मैं गया, 5 के बाद 2006 में भारतीय टीम दोबारा गई, तो 2006 में दोबारा गए। तो मैं बड़ा उस गर्मजोशी से गया कि यहाँ तो अपने बड़े भाई रहते हैं रज़ा खान, उनका है पूरा मामला, वो वहाँ के सिक्योरिटी पूरा उनके अंडर में थी। तो मैं गया, मैंने गार्ड से कहा रज़ा खान को बुलाइए। तो रज़ा खान आए, तो शायद हो सकता है उम्र बढ़ गई हो, चश्मा ना लगाया हो, जो भी, वो पहले जैसे होता है ना कि मैं आपको देखूंगा तो पहले पहचान लूंगा। उनको ना एक 30 सेकंड लगा। उस 30 सेकंड में मेरे मुंह से क्या निकलता है कि ये जो आपने कमर में माउजर लगाई है ना, ये माउजर निकाल के शूट कर दूंगा। और मेरा इतना कहना और उनका कहना, अरे शिविंदर भाई, शिविंदर भाई, शिविंदर भाई, ऐसे गले लगा लिया उन्होंने। अच्छा। चलिए जी, गए बैठे वहाँ जितने भी दिन लाहौर में थे। तो जिस दिन मुझे वापस लौटना था, उससे पहले मैंने उनसे कहा कि रज़ा भाई जूते खरीदने कुछ। उन्होंने अपने एक स्टाफ में इशारा किया, 3-4 डिब्बे जूते के आ गए। अब जैसे आप जूते की दुकान पे जाते हैं और आपको वो सेल्स बॉय जो है बैठ के जूते पहनाता है, वैसे वो नीचे बैठे और मैं खड़ा हो गया। अच्छा। मैंने कहा रज़ा भाई क्या कर रहे हैं? अच्छा। आप लगभग मेरे पिता की उम्र के हैं, 30 साल मुझसे, 25-30 साल आप मुझसे बड़े हैं, आप लगभग मेरे पिता की उम्र के हैं, और मैं मानता आपको पिता की तरह ही हूँ, तो ये अपराध मत करिए, मैं एकदम खड़ा हूँ। उनकी बात सुनिए, कहते बैठ जाइए। बैठ गया, बैठ तो जाइए, बैठ गया। मैंने कहा लेकिन आप ये नहीं करेंगे? बोले मुझे करने दीजिए, ये जूते मैं अपने पिता के लिए ही लाया था। अच्छा। अब आप सोचिए, मतलब आज तक मेरे रोए खड़े हो जाते हैं जब ये मैं बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि ये जूते मुझे पहना लेने दीजिए अपने आप को, मैं अपने पिता के लिए ही लाया था। मेरी हिम्मत नहीं मैं पूछूं कि क्या आपके पिता नहीं रहे अब, या कुछ ऐसा हुआ होगा। लेकिन
मतलब इस तरह के मेरे पास इतने दृष्टांत। हाँ, इसीलिए पहली किताब जो थी वो लिखी है जो है पाकिस्तान, जो भारतीय ज्ञानपीठ से आई थी, उसमें यही सारी चीजें थी। पाकिस्तान पर वो एक अलग तरह की किताब थी जिसको फिर दिल्ली की उर्दू एकेडमी ने ट्रांसलेट किया, उसको फिर इंग्लिश में एक पब्लिशर ने, अमन की आशा एक इनिशिएटिव था टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ करते थे जंग वाले, उसमें उन्होंने उस किताब को छापा। तो वो दौरा ही अलग था। चलिए अब बैक टू आते हैं नेहरा का ओवर। नहीं, अब नेहरा पे वापस बाद में आएंगे। पहले जब आपने बात की हिंदुस्तान पाकिस्तान भरोसे और रिलेशनशिप की, तो इसलिए बीच में मैं एक पर्चा फिर खोज देता हूँ। आपने 2004 के ट्रिप से के बाद फिर 2005 में भी आप गए। मैं नेहरा पे लौटूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप मिले किससे? तो ओरिजिनल लिटिल मास्टर हनीफ से, मोहम्मद। यानी हनीफ मोहम्मद से। और हनीफ भाई ने आपको कुछ कहा, जो कहा वो बहुत दिल को दर्द देने वाला है, और उसका जिक्र आपने अपनी किताब में किया है। आप अपनी जुबानी वो कहानी सुनाइए। असल में तो हुआ ये कि कराची पहुंचे हम, तो राशिद लतीफ़ की एकेडमी में गए। वहाँ एक मैच चल रहा था, राशिद भाई अपना खेल वेल के उस पर मसाज वाली टेबल पे थे, चेयर। चलिए पहुँचे, थोड़ा बहुत उनका भी इंटरव्यू किया। मैंने कहा कि मुझे ना हनीफ भाई का इंटरव्यू करना और थोड़ा सा अपने वो चेंज कराने हैं, पैसे चेंज कराने हैं। तो उन्होंने एक साथ में खिलाड़ी को भेज दिया। अब हम पहुँचे तो बड़ा एक ऑड समय में पहुँचे थे हनीफ भाई घर। मेरे ख्याल में 2:30-3 टाइप का समय था, दोपहर का। अच्छा। खैर पहुँच गए, और ऐसा कोई बहुत पुराना परिचय भी नहीं था कि मतलब हम जाएं और वो गर्मजोशी से दरवाज़ा खोलें। खैर वो आए, बैठे, पान खाते हुए निकले। बातचीत शुरू हुई उनकी मदर से, क्योंकि उनकी मदर बैडमिंटन खेलती थी, कैरम खेलती थी और बड़ा अच्छा खेलती थी, बड़ी सारी ट्रॉफीज लेके आई थी। इसीलिए उन्होंने इन बच्चों को ढकेला खेलो। और तो सारे भाई मेरे ख्याल से एक को छोड़ के सब क्रिकेट, सारे भाई, एक भाई थे वो 12th मैन थे, वो नहीं खेल पाए अच्छा। इंटरनेशनल, बाकी सबने खेला। और बाकी पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो पहले 100 टेस्ट मैच हैं उसमें उनके परिवार का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन है, तो ये कमाल। फिर वो अपना चले गए हिंदुस्तान की पुरानी यादों में, बताने लगे कि कैसे एक बार पैर में उनके पैर का नाखून उखड़ गया था और वो डबल मोजा पहन के उन्होंने खेला। फिर उसमें कहने लगे कि यार एक बार तो ऐसा हुआ, समझिए कि मेरा हाथ ही किसी ने काट दिया। मैंने कहा हाथ काट दिया? हाथ कैसे काट दिया? उसमें भी देखिए क्या बड़ा दिल था उस आदमी का। कहता हो सकता है जानबूझ के ना काटा हो। अच्छा। हाँ, ये भी हो सकता है। पूरी घटना बताइए तब समझ में आएगी। मतलब उनकी घटना ये थी कि वो कहीं से मतलब जा रहे थे, कहीं से कुछ उनके चाहने वाले आए और उन्होंने उनसे हाथ मिलाया, और जब वो हाथ मिला के उन्होंने अपना वापस हाथ खींचा, मतलब जैसे आप हाथ बाहर करते हैं आज की तारीख में, कोई भी स्टार अगर हाथ मिला रहा है कार में बैठे बैठे, तो 25-50 हाथ लोग। कहाँ की थी? किस? ब्रेबॉर्न के आदमी, हिंदुस्तान की घटना थी बिल्कुल। उन्होंने हाथ खींचा तो उन्होंने देखा कि हाथ पे कट था और ठीक ठाक कट था। तो वो फिर उसका बाकायदा मतलब जाके उसको पट्टी, मरहम पट्टी की गई, प्रॉपर छोटी सी एक सर्जरी हुई। वो मैच उन्होंने खेला, उस मैच में उन्होंने 160 बनाए। बिल्कुल, उस मैच में उन्होंने रन्स किए। वो मैच उनकी मदर देखने आई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये बिल्कुल होता है कि डंके की चोट पे नहीं कहा कि मेरा हाथ किसी ने काट दिया था या किसी ने साजिशन मेरा हाथ काट दिया था कि मैं ना खेल पाऊं। कहने लगे हो सकता है कि किसी ने किया हो सकता है गलती से भी लग गई हो। तो वो जनरेशन ये लगती मेहर भाई, उस जनरेशन में आप और उस जनरेशन के बाद के जनरेशन में आप ज़हीर अब्बास तक आ जाइए। ज़हीर अब्बास के बाद के भी कुछ खिलाड़ियों का मैं नाम लूँगा जिनके लिए हिंदुस्तान, और वाइसे वर्सा है यहाँ के प्लेयर्स भी। सौरव गांगुली गए, उन्होंने कुछ कमिट किया था मुझसे कि इंटरव्यू करेंगे। अब मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन ही नहीं उठ रहा है। 1 फ़ोन, 2 फ़ोन, 15 फ़ोन, 20 फ़ोन वाली स्थिति हो गई। फिर वो देखा तो थोड़ी देर बाद वो लॉबी में अच्छा मैं जाके फिर लॉबी में बैठ गया तो देखा आधे घंटे बाद वो कार से उतर के आ रहे हैं। मैंने कहा दादा, बोले सॉरी यार मैं मोइन के यहाँ चला गया था खाना खाने के लिए। मोइन खान के। अच्छा। तो ये कई बार आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जाके चीज़ें रिपोर्ट हो जाती हैं। हमको ऐसा लगता है कि शायद मैदान के बाहर भी शोएब अख्तर और सचिन तेंदुलकर एक दूसरे को मिलेंगे तो शायद मतलब युद्ध ही ना कर लें। यहाँ दिक्कत यहाँ क्या है कि मित्रता ऐसी है कि पूछिए मत, यहाँ से साड़ियाँ जा रही हैं, वहाँ से जूते आ रहे हैं। चीज़ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की आवाम को समझनी चाहिए। बिल्कुल भाई, ये नफरत सियासत का है, बिल्कुल लोगों में नहीं है। लोगों में नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। कई बार पाकिस्तान गए आए या पाकिस्तानी यहाँ आते, वो भी यहाँ आते हैं जब, तो हम लोग मेहमान नवाजी उसी शिद्दत के साथ करते। मोहाली में एक सज्जन ने अपना घर ही खोल दिया 2005 में। बड़ा घर था उनका, मतलब मैं उनको डायरेक्टली नहीं जानता था लेकिन हमारे एक मित्र हैं वो मोहाली में रहते हैं, तो उन्होंने पंचकुला में तो उन्होंने कहा कि चलिए मेरे घर चाय पीने। मैंने कहा चलिए, तो गए हम लोग वहाँ पे। थोड़ी देर में उससे कहते हैं कि आप आधे घंटे रुकेंगे क्या? मैंने कहा क्यों? बोले वो क्रिकेट चाचा यहाँ आ रहे हैं। तो मैंने कहा क्रिकेट चाचा यहाँ पंचकुला में क्या करने आ रहे हैं? बोले नहीं, वो हमारे एक अंकल हैं, पापा के दोस्त ही हैं, उन्होंने अपने घर पे वहाँ से जो लोग आए हैं उनको ठहराया हुआ है। तो मैंने कहा मतलब पूरा समझाइए जरा, मतलब क्या है, माजरा क्या है समझाइए। तो उन्होंने बताया कि कोई जान पहचान नहीं थी लेकिन पापा के दोस्त ने कहा यार ये सब अपने पुराने लोग हैं, अपनी
परिवार के बिछड़े लोग हैं, ये आ रहे हैं, कहाँ ठहरेंगे, होटलों में जगह भी नहीं है, कौन इनके पैसे खर्च कराएगा, तो 20-25 लोग, उनका बड़ा घर है वहाँ 20-25 लोग रुक रहे हैं, तो क्रिकेट चाचा उन 20-25 लोगों से मिलने वहाँ आ रहे हैं, क्योंकि वो मूलतः पाकिस्तान के लोग हैं। तो मैंने कहा यार बताइए, और यहाँ जिस तरह का वो सियासत वाली बात है, वो तो आप देख लीजिए, आप जावेद मियादाद के बयान सुन लीजिए, अच्छे भले शाहिद अफरीदी हर दूसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं। तो एक तरफ आप बात करते हैं कि हमको एक सीरीज़ डेवलप करनी चाहिए जो कपिल देव और इमरान खान के नाम पर हो, और उस सीरीज़ का नाम रख देना चाहिए इमरान और कपिल। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि अगर इस तरह की सीरीज़ कोई आप प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वो जो बातों के वीर हैं ना वहाँ पे, जो बयानवीर जो वहाँ से जो बम चलाते रहते हैं, वो चलाना बंद करना पड़ेगा। और ये बड़ी सीरियस मतलब इशू है, इस पर हम लोग कभी इतने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के अवाम को लेकर, इस पे तसल्ली से अपन बात करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। लौट आते हैं आशीष नेहरा पे। बिल्कुल। तो हुआ ये कि अब वो आखिरी ओवर, और जो आपने पूरा सेटअप किया उस सवाल को कि पवेलियन में बैठे हैं जावेद मियादाद, बिल्कुल, जिन्होंने चेतन शर्मा को मारा था, और मोइन खान उसी तरह के अनकन्वेंशनल शॉट्स लगाते भी थे, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत कोई प्रॉपर टेक्निक से जाके खेलने वाले थे। और प्रेस बॉक्स की स्थिति ये कि वो प्रेस बॉक्स जिसमें हर कोई हम लोग के जाते ही कहता था कि कोई मसला नहीं है जी, बड़ा फेवरेट एक वो था वर्ड उनका, कोई मसला नहीं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कोई टेंशन नहीं है, कोई बात बॉयज प्लेड वेल जैसे, हाँ, तो वो कोई मसला नहीं जी, हर चीज के लिए आप, मैं यहाँ बैठ जाऊँ, हाँ जी बैठ जाओ जी, कोई मसला नहीं है जी, कोई मसला नहीं। आप उनसे कहिए कि आपका खाना आ गया जी, मैं खा लूँ, तकिया कलाम, हाँ तकिया कलाम, मैं ये खा लूँ, मैं ले लूँ पहले, अरे कोई मसला नहीं जी, मैं पानी, कोई मसला नहीं जी। लेकिन उस दिन मसला हुआ, जैसे ही वो आखिरी ओवर हुआ तो ऐसा लगा कि नहीं भाई अब तो मसला है। अब जो है यहाँ प्रेस बॉक्स में एक पूरा मिनी पाकिस्तान और एक मिनी हिंदुस्तान है, टेंस माहौल, लैपटॉप पे लिखने वाले लोगों ने जो हाथ से लिखते थे वो कलम रुक गई, लैपटॉप पे लिखने वालों ने स्क्रीन नीचे कर ली, और सब ऐसे एकटक देख रहे हैं। और वो मैच जो जीता है इंडिया ने, आप हिस्ट्री उठाकर देखिएगा मेहर भाई, मेरे ख्याल से उस मैच में 2 सेंचुरी लगे थे, लेकिन उस सेंचुरी पीछे रह गए। आशीष नेहरा का आखिरी ओवर सब पे भारी पड़ गया, सब पे भारी पड़ गया। और उस सीरीज से, उस मैच से आप उठाकर देखेंगे, बहुत बड़ा एक आपको मैं वो बताता हूं, नहीं उस मैच के बाद, उस सीरीज के बाद रिकॉर्ड बदल गए। कैसे? 2004 जो है, 2004 से पहले जब आप इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैचों के डेटा निकालेंगे तो आप पाएंगे कि चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट मैचेस हो, ज्यादा वो जीते थे। और वो डिफरेंशिएट जो करता है वो 2004 करता है, उसके बाद उठा के देख लीजिए, ज्यादा मैच हिंदुस्तान ने जीते हैं, ज्यादा मैच टेस्ट हो चाहे वनडे हो। तो वो जो कसक थी, वो जो जावेद मियादाद का वो जो छक्का था, उसके बाद वो जो चेतन शर्मा की आफत थी कि बेचारे वर्ल्ड कप में हैट्रिक है, किसी को नहीं याद है, वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक है उस खिलाड़ी के नाम, चेतन शर्मा के नाम, नहीं पता लोगों को, पता क्या है वो छक्का। तो वैसे ही मुझे लगता है उसकी जो कसक एक आम हिंदुस्तानी के मन में थी, उस दिन वो निकली। उसके बाद से ही ये जो पाकिस्तान आज की तारीख में अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट, आप कहीं खिला लीजिए दुनिया में, 10 मैच खिला लीजिए, भारत 8 मैच जीतेगा, ये मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूं। इसमें कोई शक नहीं है, 8 मैच जीतेगा ही जीतेगा। देखिए पिछले 5-10 सालों में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो हालत है, इससे बदतर कभी किसी ने देखा नहीं, बिल्कुल नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। तो वो जो बदलना शुरू हुआ माहौल, वो उसी मैच से हुआ और उसी सीरीज से हुआ, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। वो पाकिस्तान की उस इमेज पर डेंट था कि भैया ये पाकिस्तान की टीम है। किलर इंस्टिंक्ट शब्द पाकिस्तान की टीम से आया कि भाई बड़ी किलर इंस्टिंक्ट वाली टीम है, जब तक आखिरी बॉल ना खत्म हो जाए इनको हारा हुआ मत मानना। तो उस मैच में आशीष नेहरा ने, टीम इंडिया ने ये दिखाया कि हमको भी अब आखिरी गेंद तक हारा हुआ मत मानना, हम आखिरी गेंद पे छक्का मार के जीत सकते हैं, हम आखिरी ओवर में 9 रन बचा सकते हैं, और हमको पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को हराना आता है। तो बहुत बड़ा मैच था भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के लिहाज से, और इसीलिए उसके बाद कितने चुटकुले बन गए नेहरा पे कि अरे भाई हमको इससे डर नहीं लगता, उससे डर नहीं लगता, नेहरा से डर लगता है। वरना ये वही सीरीज थी जहां बालाजी को लोग छेड़ते थे। मुझे याद है वहां पर उस समय वो वाला गाना बड़ा हिट हुआ था, बाबूजी जरा धीरे चलो, उसमें उन लोगों ने बना दिया था बाबूजी जरा धीरे चलो, इंजी खड़ा यहाँ इंजी खड़ा, क्योंकि बालाजी को इंजी ने एक ओवर में कुछ चौके छक्के लगाए थे। लेकिन उस पूरे नैरेटिव को सेट किया उस मैच ने, और पूरी की पूरी हिस्ट्री को इंडिया पाकिस्तान के उस मैच ने मुकाबले होते हैं। जैसे कलकत्ता में हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, हाँ बिल्कुल, वो आपको साइकोलॉजिकल ऐसा मतलब जो बैरियर है उसको तोड़ के बताता कि यस यू कैन विन, और आप उसके बाद जीतने लगते हो। फॉलो ऑन की परिभाषा बदल गई है। आप देखिए आज की तारीख में टीमें, पहले क्या था, 200 रन का गैप है दे दो फॉलो ऑन, अब नहीं देती टीमें फॉलो ऑन आज, और उसमें भारतीय क्रिकेट का योगदान है। अगर आज की तारीख में पूरे के पूरे फॉलो ऑन के सिनेरियो को बदला गया, आज की तारीख में अगर टीमें 200 सवा 200 के
बढ़त के बाद भी दोबारा आके बैटिंग करती हैं और अपनी बढ़त को 400 या 450 तो या 450 तक ले जाती हैं, तो उसके पीछे वो कोलकाता का ऐतिहासिक मैदान है जहाँ भज्जी की हैट्रिक है या फिर वो वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की ऐतिहासिक बल्लेबाजी है। तो भारतीय क्रिकेट में जब कोई वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री बड़ा एक ग्रंथ लिखा जाएगा तो उसमें कुछ चीजें बड़ी प्रोमिनेंट होंगी। उसमें ये बड़ा वो होगा कि भाई डिवाइडिंग लाइन जिसको कहते हैं, फॉलो ऑन को लेकर परसेप्शन चेंज उस मैच ने कर दिया। या आप चेन्नई का वो मैच याद करिए जिसमें 350 से ज्यादा रन चेस करने थे, मुंबई में अटैक हुआ था, उसके बाद भारतीय टीम ने किया, सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी लगाई, यूवी के 80 से ज्यादा रन थे। लोगों को समझ में आया कि भैया अब टेस्ट मैच की चौथी पारी में भी ना 450 रन वो नहीं है, सेफ नहीं है, बनाओ भैया 450 बनाओ कम से कम। तो भारतीय क्रिकेट ने, और खासतौर पर पिछले जो आप 2 दशक का जिक्र कर रहे थे कि जो डोमिनेंस रहा है, उस डोमिनेंस के पीछे सिर्फ जीत ही नहीं है, जीत के साथ साथ कुछ ऐसे बड़े मोमेंट्स हैं, कुछ बड़े ऐसे लम्हे हैं, कुछ बड़े ऐसे माइलस्टोन्स हैं जो भारतीय क्रिकेटर्स ने या भारतीय टीम ने हासिल किए हैं, जिसकी वजह से ये सिनेरियो बदला। क्योंकि देखिए इसमें ना मैं किताब पढ़ रहा था, चूंकि माइलस्टोन और उसकी बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ बड़ा मज़ेदार आपने लिखा है और उसका मैं इन्फरेंस निकाल के पूछता हूँ कि सचिन तेंदुलकर अनडाउटेबली मतलब टॉप कह लीजिए, वैसे ओपनर और बैट्समैन तो हैं ही हैं। इस तरह का खिलाड़ी जब किसी टीम में होता है तो जितना फ़ायदा देता है कभी कभी वो नुकसानदेह भी देता है। और जिस नुकसान का आपने भी जिक्र किया है कि वो इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल रिलीफ बाकी लोगों को दे देता है, उस पर ज़्यादा इतनी डिपेंडेंस कि अगर वो आउट हो गया तो टीम पैनिक करने लगती है। टीम इंडिया के साथ भी आपने ऐसा देखा? बहुत बार देखा भाई। एक समय तो कहानी ही यही हो गई थी कि सचिन को आउट कर लो मैच जीत जाएंगे। सचिन जब तक है तब तक चल रहा है मामला। मतलब पूरा का पूरा भारतीय क्रिकेट ऐसा सचिन सेंट्रिक हो गया था कि टीमों की स्ट्रैटेजी, आप 2003 का वर्ल्ड कप याद कीजिए जब पाकिस्तान से मैच था और जहां पर सचिन तेंदुलकर ने वो अपने टोस पे जाकर शोएब अख्तर को पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा, सेंचुरियन जो छक्का अभी तक हम लोग अपने चैनल्स में दिखाते हैं। उसकी कहानी क्या थी? उसकी कहानी यही थी कि जो पाइबस थे, रिचर्ड पाइबस जो पाकिस्तान के कोच थे, उन्होंने कहा वसीम अकरम प्रैक्टिस करवाई। हाँ, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, मतलब तीनों एक से बढ़कर एक। तो यहाँ पे बॉल बोलो रिप पे, सिर्फ रिप पे बॉल डालो, ये आउट हो गया तो काम खत्म हो जाएगा। और वहां पर भी देखिए, ये किताब कई मायने में ये बड़ी बड़ी मजेदार चीज है। शतक वहां सईद अनवर का था ओपनिंग करते हुए, लेकिन उस पर 98 रन भारी पड़ गए। तो कई बार आप शतक ना बनाएं, लेकिन वो रन टीम के काम आने चाहिए। जो थोड़ी देर पहले हम रोहित शर्मा के बारे में बात कर रहे थे ना कि 2023 अगर मैं गलत नहीं तो उस मैच में देखिए पहले सचिन और सहवाग ने धुआंधार ओपनिंग की। सहवाग 5वें 6ठे ओवर में जब आउट हुए तो 50-60 बन चुके थे, और जब दूसरा ओपनर भी वापिस आया तो मेरे ख्याल से 10 या 14 ओवर में 140-50 ऐसे कुछ रन था। मतलब पाकिस्तानी टीम की जो साइकी है वो ध्वस्त हो चुकी थी। और अगले दिन प्रदीप मैगजीन जो बड़े स्पोर्ट्स राइटर होते थे, उनकी जो कॉपी थी, उस कॉपी की पहली लाइन जो थी वो लाइन ही थी कि ये वो दिन था जब आप सचिन तेंदुलकर से भगवान मांगते तो वो आपको भगवान लाकर दे देते। यही तो है खेल। आपने जाकर आप सोच कर गए थे कि आज जो हो जाए, आज बस कर ही देना, आज मैं करके ही आऊंगा। तो वो किया सचिन ने। और इसीलिए सचिन पर बहुत से लोग बहुत कुछ आरोप लगाते हैं कि साहब चौथी इनिंग में नहीं चलते थे, अब लक्ष्य का पीछा कर रहे हो तो नहीं चलते थे। लगाते रहे आरोप। एक बार सचिन ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं पता नहीं कितनी बार कोट करता हूँ और पता नहीं कितनी बार जब खुद थोड़ा सा डाउन होता हूँ किसी चीज़ में तो सोचता भी हूँ। किसी बात पर हुआ कि साहब क्रिटिसिज्म, आलोचना। सचिन ने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, कोई भी बल्लेबाज दुनिया का, सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया का कोई भी बल्लेबाज जब बल्ला लेकर मैदान के भीतर जाता है तो वो यही सोच के जाता है ना कि आज शतक लगाऊंगा। ये सोच के तो नहीं जाता है कि मैं जा रहा हूं आउट होकर लौट आऊंगा। या कोई भी गेंदबाज जब गेंद लेकर उतरता है तो सोचता तो यही है कि 5 विकेट लूंगा आज कम से कम। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, और अगर होता तो फिर तो एक बल्लेबाज के 700-800 शतक हो जाते जिसने ठीक ठाक 15-20 साल खेला है। तो यानी जीवन में अगर आप जो सब कुछ चाह रहे हैं वैसा ही हो जाए तो फिर कोई जो सुप्रीम पावर है वो क्या करेगी। तो ये कनेक्ट करें अगर उस मैच से या उस समय से जब सचिन तेंदुलकर, भाई चेन्नई का एक टेस्ट मैच जिसके लिए सचिन की बैक की प्रॉब्लम ही कहते हैं कि उसी मैच से हुई जब वो शक्लेन मुश्ताक को फेस करते रहे, लेकिन फाइनली इंडिया वो मैच हार गई। और सचिन के जीवन में कुछ चंद हारें जो उनको बहुत चुभती हैं, उसमें से वो एक हार थी। तो वो एरा ऐसा था, सचिन को आउट कर लो काम खत्म है, हम टीम का मनोबल खत्म है। आपने जैसे यूनिवर्सिटी में हम लोग थे जब छोटे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे या उससे पहले जब स्कूल में थे,
अब बदमाशियां भी होती थी, लड़ाई झगड़े भी होते थे। तो अब मान लेते हैं सामने किसी से लड़ाई हो गई, तो पता किया कि उस ग्रुप का सबसे खुराफाती लड़का कौन है, उसको पहले पीट दो, उसी को 2 थप्पड़ मार दो, काम खत्म हो गया, मनोबल टूट जाएगा। खत्म कहानी ना। तो ये साइकोलॉजी थी, और इस साइकोलॉजी ने ठीक ठाक समय तक काम किया भारतीय क्रिकेट पर। इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई थी सचिन तेंदुलकर को लेकर कि वो बेचारे उम्मीदों के बोझ तले। और फिर आप देखिए, मतलब मैं बड़ा गजब का जंप कर रहा हूं, लेकिन मैं इसको कैसे जोड़ता हूं। सचिन तेंदुलकर संन्यास लेते हैं। सचिन तेंदुलकर को संन्यास लेने की तस्वीरें याद कीजिए, उनको कंधे पर कौन बिठाए हुए हैं? विराट कोहली। यस, सॉरी, संन्यास नहीं, ये बात है जीतने के बाद, वर्ल्ड कप जब जीते उसके बाद कंधे पे बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि शायद विराट कोहली ये कह रहे हैं कि आपने जो 100 करोड़ आबादी का जो बोझ उठाया था, मेरे कंधे अब तैयार हैं, अब मैं उसके लिए हूं। और फिर वो उठाते हैं, फिर वो उठाते हैं। फिर एक समय ये आता है ना कि विराट कोहली, तस्वीर सिंबॉलिक थी लेकिन सच हो गई, बिल्कुल सच हो गई, बिल्कुल सच हो गई। उसमें हरभजन सिंह पीछे हैं, लेकिन कंधे पर वो बैठे हुए हैं विराट कोहली की। तो कई बार चीजें मतलब विराट कोहली अगर उस एरा के बाद आप आ जाएंगे तो लगभग उसी पोजीशन में रहे ना, जहां पर विरोधी टीमों को लगा कि विराट को आउट कर लो तो ठीक है, 100% काम नहीं हो जाएगा, लेकिन 70% काम तो डन है हमारा। तो वो चीज़ फिर विराट ने भी देखी है, और फिर उसके बीच रहकर 80 से ज़्यादा शतक उन्होंने लगाए हैं। अब विराट की बात आप कर रहे हैं, तो विराट के बारे में थोड़ी देर पहले जब आप आए थे तो आपके लिए एक सवाल लेके मेरी बेटी आई थी, तो पहले उस सवाल को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। अंकल, विराट कोहली का फॉर्म अभी ख़राब चल रहा है, तो क्या आपके हिसाब से उनको फिर से ओपनिंग करनी चाहिए T20 वर्ल्ड कप की तरह अपना फॉर्म वापस लाने के लिए? बेटा, वैसे जो लोग देखेंगे इस इंटरव्यू को उनको लगेगा कि ये सवाल इजी है, लेकिन ये इजी सवाल है नहीं। लेकिन इस सवाल में एक छोटा सा पेंच है। आपने खुद ही बताया कि विराट कोहली ने जो ओपनिंग की वो किस फॉर्मेट में की, T20 में की, और जो उनकी ओपनिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे वो भी IPL में आए थे, वो भी एक T20 का टूर्नामेंट है। छोटे फॉर्मेट में तो विराट ओपनिंग कर सकते हैं, जो उन्होंने किया भी, और T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में तो उन्होंने रन्स किए, उसी की बदौलत भारतीय टीम जीती। लेकिन जब आप बड़े फॉर्मेट में आते हो, यानी जब आप ODIs में आते हो, यानी वनडेज में आते हो, वनडेज यानी T20 का 2.5 गुना ज़्यादा, 4 ओवर और 10 ओवर एक बॉलर के लिहाज से, और मैच के हिसाब से भी 20 ओवर और 50 ओवर का मैच है। जब आप अनलिमिटेड यानी टेस्ट मैच में आते हो, जहाँ पर कोई ओवर्स की कोई गणित ही नहीं है, आपको जितनी देर बैटिंग करनी है उतनी देर बैटिंग करो। तो टेस्ट मैच में तो होता है कई बार कि पहला बैट्समैन आउट हो गया, फिर दूसरा भी जल्दी आउट हो गया, तो विराट जल्दी बैटिंग करने आ गए हों, उनको नए बॉल को फेस करना पड़ा हो। लेकिन बाएं लार जब आप बड़े उस पर बात करोगे तो विराट कोहली T20 में ओपनिंग ज़रूर कर सकते थे, लेकिन बाकी किसी भी फॉर्मेट में ओपनिंग करके उनकी फॉर्म लौटेगी नहीं। और जहाँ तक T20 की बात है, उससे वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप जीतने के तुरंत बाद उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी। तो अब जो उनको आप ओपनिंग करते अगर देखोगे तो वो आप IPL में देख सकते हो। और फॉर्म, जहाँ तक आपका फॉर्म का भी प्रश्न है, अगर उसको भी देखो तो फॉर्म, विराट कोहली की फॉर्म, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें उनकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, ठीक है वो दिख रहा है कि ऑफ स्टंप के बाहर बार बार आउट हो रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका मेंटल ब्लॉकेज है। विराट कोहली इतने बड़े बैट्समैन हैं कि उनको कोई बता नहीं सकता है कि आप ऑफ स्टंप के बाहर क्या गलती कर रहे हैं, या आप कहाँ पर जाकर फ्रंट फुट पर बहुत कमिट कर दे रहे हैं। ये सब जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनको कौन ही सिखाएगा। 80 से ज़्यादा सेंचुरीज़ हैं उनकी वर्ल्ड क्रिकेट में। तो मुझे लगता है वो उनका एक मेंटल ब्लॉकेज है। कई बार जैसे आपको भी लगता होगा ना, कोई आप मैथ्स का सम सॉल्व कर रहे हो, कहीं पर आकर फंस गए, अब फंस गए तो वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, सारे हाथ पैर मार लिए, बहुत ट्राई कर लिया, बहुत एफर्ट मार लिया, नहीं निकल पा रहे, तो थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक लेने के बाद जाओ, थोड़ी देर मम्मा से बात करके आओ, थोड़ी देर पापा से बात करके आओ, दोबारा बैठो, तो वो सॉल्व हो जाता है। तो मुझे लगता है विराट कोहली, शायद टू मच थिंकिंग होती है ना, कई बार आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हो, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे होते हो, तब वो नहीं होती है। इस वक्त विराट कोहली के शायद वही हो रहा है। उनको फॉर्म में लौटने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा, थोड़ा सा क्रिकेट से अपने आप को कट ऑफ करना होगा, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो जी सुमित भाई, हम बात कर रहे थे सचिन, विराट, इन तमाम लोगों की। आपने इतने ओपनर्स का जिक्र किया, और हम बात इन लोगों की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ओपनर्स की बात हो रही है। सचिन के साथ मतलब हिंदुस्तान में आप देखिए, तेंदुलकर, सहवाग, सौरव गांगुली, जिन्होंने सहवाग को एक तरह से समझ लीजिए इतना बड़ा बनाया ओपनर बना के। बिल्कुल। फिर हमने रोहित शर्मा को खेलते देखा, शिखर धवन को देखा, गौतम गंभीर देखा। इतने सारे लोगों में अगर आपको कहा जाए यार एक ड्रीम चुनो कि अगर आप सेलेक्टर हो और आपको कहा जाए कि सब एक साथ ही खेल रहे हैं
और फिर आपको ओपनिंग पेयर डिसाइड करना है, तो फिर किसको उतारोगे आप ओपनिंग पेयर के तौर पे? मतलब पिछला सवाल बिटिया ने पूछा, वो एक कठिन सवाल पूछ के गई और उसके बाद आपने दूसरा मतलब हंटिंग पेयर वाला मामला हो गया है। हाँ, क्या करना है मुझे उसमें अगर मैं सिलेक्ट करूं? इसमें से ये 6 प्लेयर आपके पास है, ठीक है। ठीक है, इस 6 में से आपको ओपनिंग जोड़ी बनानी है। मैं सचिन और सौरभ के साथ ही जाऊंगा। मतलब मैं जिसको आपने किताब में भी नंबर 1 सचिन लिखा और सौरभ के साथ जाऊंगा। उसकी मैं सचिन और सहवाग के साथ जाता, लेकिन क्रिकेट बदली है जिसका जिक्र है इस किताब में, हर वर्ल्ड कप के हिसाब से बदली है, उसका भी जिक्र है। तो मैं सचिन और सौरभ के साथ राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन की वजह से जाऊंगा, क्योंकि वो विरोधी टीम के गेंदबाज को अनसेटल तो करते हैं। उनके लाइन लेंथ ना, एक बल्लेबाज राइट हैंड का है और लेफ्ट हैंड का है, वो लाइन लेंथ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती ही होती है। वरना अगर दादा अगर दाहिने हाथ के बल्लेबाज होते सहवाग तो फिर मैं सहवाग को लेकर आता, क्योंकि सहवाग के साथ बल्लेबाजी करना ट्रीट है, तो ट्रीट टू वॉच। वो आदमी एक दौर था जब तेंदुलकर से ज्यादा मजा सहवाग की बैटिंग को देखने में इसीलिए मैं तो, आप यकीन करिए कितने ऐसे प्रैक्टिस सेशंस रहे हैं मेरे भाई, जब हम लोग गए जैसे बाहर जाते थे। अब आज इंडियन टीम का नेट्स है साहब, ठीक है। अब मेरे साथ के लोग जाते थे नेट्स में, एक जगह कैमरा लगाते थे, इसको शूट करना उसको शूट करना। मैं भी अपने कैमरामैन से कहता था कि भाई चलो बेसिक शॉट्स तो सारे ले लो। फिर मैं अगर 45 मिनट का मान लेते हैं शूट किया है, तो 15 मिनट सहवाग के, जहाँ सहवाग बैटिंग कर रहे हैं उसके पीछे, उस नेट के पीछे कैमरा लगाता था सिर्फ वहाँ। अच्छा, मेरा विषय ही सहवाग हो गए थे। क्यों? अच्छा। क्योंकि एक तो वो अपने आप से बातें करते हैं, हाँ, कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री चलती रहती है। शॉट मारा 2 रन 4 रन सिंगल, ये छक्का। उसमें अगर मान लेते हैं सामने से किसी ने छेड़ दिया, अरे इसमें 3 रन कैसे, तो फिर वो उसको जस्टिफाई भी करते हैं, क्यों, मैं दौड़ लूंगा 3 रन। फिर उनका मन कर गया तो वो बीच में गाने लगेंगे, ससुराल गेंदा फूल, फिर वो 4 शॉट खेलेंगे, फिर वो कहेंगे जीवन के दिन छोटे सही सहवाग हम क्या भी था? बड़े दिल वाले। तो मुझे इतना मजा आता था सहवाग के साथ, पीछे सहवाग को अलग से शूट करने में। और यकीन मानिए मैंने अगर ऐसा 20 बार किया मान लेते हैं, तो 15 बार उन्होंने मुझे वो स्टोरी दी जो किसी चैनल के पास नहीं होती थी, क्योंकि वो स्टोरी मेरे पास होती थी। और वो स्टोरी हो सकता है बहुत कोई हार्डकोर क्रिकेटिंग स्टोरी ना हो, लेकिन वो अलग स्टोरी हो। हाँ, वो इस तरह की होती थी कि वो पीछे कोई गाना गा रहे हैं, कभी वो किसी कोच से भिड़ रहे हैं कि नहीं इस पे जैसे मान लीजिए कोई उन्होंने शॉट थोड़ा सा रिस्की शॉट खेला, और जो बॉलर है उसने कह दिया कि नहीं मिड विकेट पे कैच हो जाते। अब वो उससे बहस करे, कैच कैसे हो जाते कैसे हो जाते तो उनका टेम्परामेंट, और ये तो गौतम कहते भी हैं भाई, गौतम से आप पूछिए तो गौतम कहते हैं कि मुझे तो बल्लेबाजी में ईज कराने में सहवाग का बड़ा रोल होता था। टेंशन नहीं लेने का, कोई टेंशन नहीं लेना का है। हाँ, गाना गा रहे, किशोर कुमार के गाने गा रहे हैं वो आदमी। और मैंने तो देखा है, गौतम गंभीर श्रीलंका में आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, तो एक दिन बल्ला लेके जा रहे थे नेट्स में, तो वीरू कह रहे हैं ये नहीं बदलेगा। तो हम लोग नेट्स के, अच्छा मैं वीरू को फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर तो था ही क्यूरियोसिटी। मैंने कहा क्या हुआ पाजी, क्यों आपने बोला कि नहीं बदलेगा? कह देख रहे हो इसके रन नहीं बन रहे, तो ये मेरा बल्ला लेके जा रहा है, जबकि मेरा बल्ला इसके बल्ले से भारी है और ये उसको पता है। अच्छा, मतलब वीरेंद्र सहवाग का बल्ला रन बनवा देगा, इसलिए तो ये जो आपस की गणित, आपस के जो समीकरण इन लोग के थे इतने शानदार थे। तो इसलिए शायद अगर, या इसको ऐसे पलट लीजिए कि सौरभ अगर दाहिने हाथ के होते तो मैं उनको ड्रॉप कर देता, या वीरेंद्र सहवाग अगर बाएं हाथ के होते तो मैं उनको ले आता। ये मजेदार है। अब तो देखिए ये सारी बातें हो रही हैं, इसमें सिंपल सी एक चीज़ है कि खेल के मैदान में जब भी प्लेयर जाता है, उसका एक एक सेकंड जो है, एक एक सेकंड, एक एक लम्हा कह रहा हूँ, वो आसान नहीं है भाई। पूरा टाइम लगा रहता है कि क्या स्ट्रेटजी है, कैसे बॉलर पे डोमिनेट करना है, कैसे टीम को आगे। लेकिन आप जब अपनी किताब लिखते हैं तो आप कहते हैं कुछ खिलाड़ी क्रीज पे टाइम पास करने के लिए भी गए थे। जरा टाइम पास की कहानी सुनाइए। टाइम पास, जेफरी बैकॉट को आपने टाइम पास करने के टाइम लिए पास का असल में अगर आप देखेंगे ना, तो वो इसको आपको एक छन्नूलाल मिश्रा के उदाहरण से समझाता हूँ। हाँ, सुनाइए गाने से। छन्नूलाल मिश्रा जो है कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत में ना शास्त्रीयता होनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, इतनी भी नहीं होनी चाहिए, इतना मत करिए कि सामने वाला भाग जाए। बोले वो एक बार जो है कोई कलाकार थे, वो पानी पानी करते रहे, तो इतनी देर उन्होंने पानी पानी कर दिया कि कई लोग पानी लेके उनके लिए आ गए। तो वही चीज यहाँ लागू कर दीजिए, टू मच वाली बात है। अब अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप वाली कहानी है। वो जो एरा था जेफरी बायकॉट का, या गावस्कर साहब जब वो 36 रन बनाते हैं उतनी लंबी 150 से ज्यादा गेंद खेलकर, 174, हाँ, जिसको लेकर बड़ा विवाद होता है। तो वो एरा शायद तब का एरा था जिसमें क्रीज पर आप गए हैं,
आपको सिर्फ ये दिखाना है कि मुझे गेंद कितनी तरह से खेलना आता है, मैं इस गेंद को कितना अपने बॉडी के कितना क्लोज लाकर रोक के दिखा दूंगा। तो वो समय अलग था और उसका असर भी हुआ, मतलब उसका भी जिक्र है। आप देखिए कि 75 के वर्ल्ड कप में जेफरी बॉयकॉट नहीं खेले थे, गावस्कर खेले थे, जिसमें उनकी वो इनिंग है जिस पर बड़ा 36 रन बीबीसी तक ने उसमें क्रिटिसाइज किया था, लेकिन 79 में बदलते हैं, 83 आते आते बिल्कुल बदलते हैं। तो कहने का आशय ये है कि जैसे कहते हैं ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है कि भाई जिस जिराफ को लगा कि पत्ते नीचे आएंगे, वो तो उसने गर्दन ऊपर नहीं की तो वो स्पीसीज खत्म हो गई। क्रिकेट अपने आप में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक इतना बड़ा उदाहरण है। आज की तारीख में आप देखें, आपको एक और उदाहरण देता हूं। 70 के दशक तक, 80 के दशक तक विकेट कीपर का मतलब क्या होता था? विकेट कीपर। आज आप खिला लीजिए कोई विकेट कीपर, खिला सकते हैं? सर्वाइव नहीं करेगा। बस आज आपको विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए। आज आपको हर टीम में आप देखते होंगे कि 8वें नंबर तक आपको चाहिए बल्लेबाज। हाँ। तो अब जो है वो क्रिकेट इस स्वरूप में आ चुका है जहां पर किसी को भी प्योर विकेट कीपर की जरूरत नहीं है। या आप कह लीजिए कि जी मैं बहुत अच्छी स्पिन करता हूं, तो या तो फिर आप बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिनर हो, शेन वॉर्न हो, तो फिर शायद आपको सिर्फ स्पिनर के तौर पे जगह मिल जाए, वरना फिर आपको टेस्ट मैच में कम से कम 4-5 ओवर विकेट पर समय बिताने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए, काबिलियत भी हो। बिल्कुल। वनडे है तो आपके अंदर कम से कम एक आध शॉट ऊंचा खेल के बाउंड्री पार पहुंचाने की काबिलियत और ताकत और हिम्मत होनी चाहिए। आप सोचिए राहुल तेवतिया, ठीक है, अब सोचिए रिंकू सिंह, आप सोचिए राशिद अफगानिस्तान वाले, आप सोचिए इस तरह के उन खिलाड़ियों के बारे में जिनकी मुझे हैरानी होती है, इनकी ट्रेनिंग पता है क्या है? 5 गेंद की। 5 झेलना है तुम्हें। 5 आपके सामने मैच सिचुएशन, आपको हो सकता है खेलने को 25 गेंदें मिल जाए, लेकिन आपकी जो कोर तैयारी है वो 5 गेंद की है कि आपको 5 गेंद खेलकर मैच का रिजल्ट बदलना है। इसीलिए आप देखते होंगे राहुल तेवतिया को 1 ओवर में अगर 30 रन बनाना है, उनके चेहरे पर आप कोई शिकन नहीं देखेंगे, उसी की ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। रिंकू सिंह को 1 ओवर में 30 रन बनाना है, आपको लगेगा कि ये पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जा रहा है या ये मैच खेलने जा रहा है और 1 ओवर में इसको 30 रन बनाना है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग ही उसी चीज़ की हुई है। वो ट्रेनिंग ही इसीलिए करते हैं कि हमको किसी ऐसे मैच में 20, 25, 30 गेंदें खेलने को मिल जाए तो वो लग्जरी है हमारे लिए, हम उसके यूज टू ही नहीं है, मिल जाएगी तो कर लेंगे, वरना उनकी तैयारी क्या है? 5 बॉल 7 बॉल खेलने की। तो बहुत क्रिकेट बदली है। इसलिए जहां हम लोग बात कर रहे थे कि वो दौर अलग था जब हम, भाई क्रिकेट तो ऐसी भी थी ना कि ग्रेस साहब आउट हो गए, अंपायर ने कहा आउट, तो बोले अरे कैसे आउट, तुमको देखने थोड़ी ना लोग आए हैं, देखने तो मुझे आए। तो वो गिल्ली उठा के उन्होंने वापस रखी, बोले चलो, मतलब ऐसा किस्सा है। तो क्रिकेट बदली है और वो क्रीज पर समय बिताने वाला जो अप्रोच था, वो अप्रोच तो बिल्कुल ही बदल गया है। दूसरा, आपने अपनी किताब में एक चीज़ और लिखा है कि बहुत सारे, जैसे तेंदुलकर को ले लीजिए, इन सब, सहवाग को ले लीजिए, इन सबको नहीं लगता है कि ये खिलाड़ी से ज़्यादा किस्मत मेहरबान थे? नहीं तो ये तो डाउन द मतलब ऑर्डर में नीचे आते थे पहले, कुछ घटना हो गई, किसी को ऊपर कर दिया गया और वो किस्मत चल निकला। रवि शास्त्री का भी आपने जिक्र किया है कि भाई तो कुछ जो है अपना मिजाज थोड़ा गला तर कर रहे थे, अचानक गावस्कर ने नॉक किया, पहुंचते हैं और फिर कहानी ही बदल जाती है। उसके बाद देखिए कितने बड़े, मतलब ये भी अपने आप में, रवि शास्त्री भी अपने आप में किंवदंती है कि कहाँ से बल्लेबाजी शुरू हुई थी और कहाँ खत्म हुई। इस किताब में जो मैंने, जब दशक से चलेंगे 70 से 80, 80 से 90, तो ये कोशिश की कि उस दशक के जो बड़े खिलाड़ी हैं उनसे बातचीत भी की जाए, उनसे समझा जाए कि उनके लिए ओपनिंग क्या है। अब चूंकि आपने जो सवाल पूछा है उसमें सहवाग का जो बयान है, उस बयान की बात ही खत्म होती है यहीं से कि मैंने जो कुछ भी हासिल किया उसका श्रेय दादा को जाता है, क्योंकि जो रन बतौर ओपनर मैंने बनाए वो तो दादा की वजह से बनाए। और इसका काउंटर पक्ष सुनिए जो मैंने किताब में लिखा नहीं क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं था। एक बार सौरव गांगुली के साथ कोटला में या कहीं बात हो रही थी, कोटला ही था शायद, तो मैंने कहा कि दादा ये वीरू जितनी बार 90s में आउट हुआ, अगर वीरू को जो वो टेम्परामेंट था कि मैं 90s के बाद भी वैसे ही बैटिंग करूंगा जैसे करते आया हूं 90s तक, मतलब अमूमन क्या होता है 90 रन बनाने के बाद बल्लेबाज थोड़ा सा समय लेता है, अपना धीमे हो जाता है शतक पूरा करने के लिए। तो अगर वीरू भी ऐसा, और वीरू छक्का मार के 300 पूरा करते हैं, ठीक है ना, अप एंड डाउन, ठीक है कि तेंदुलकर कह रहे थे भाई ये काम मत करना, थोड़ा सा सब्र कर लेना, पूरा कर लेना, हाँ मारूंगा, लेकिन छक्का किया उन्होंने। तो मैंने यही सवाल पूछा सौरभ से, मैंने कहा कि दादा अगर ये नहीं करते वीरेंद्र सहवाग तो शायद आपको नहीं लगता कि 7-8 सेंचुरी और होती। सौरव गांगुली की रीडिंग सुनिए, कह रहे हो सकता है 7-8 कम होती, नेचुरल खेल नहीं खेलता इसलिए। सौरव गांगुली की भी रीडिंग मेरे भाई अद्भुत होती थी, मतलब वो भी खिलाड़ी। पर्थ में मुझे याद है 2007 लीडर के तौर पे देखिए, आपने तो सामने से इंटरेक्ट करके देखा है,
अगर आप एक बड़े प्लेयर को, सिर्फ इंडिविजुअल प्लेयर नहीं, टीम इंडिया को टीम इंडिया बनाना और ताकत देने का एहसास अगर पहली बार किसी ने किया तो वो सौरव गांगुली। और सौरव का सेक्रीफाइस देखिए, सहवाग को नहीं भी तो खिला सकते थे। भाई मैं कैप्टन हूँ यार, मुझे कौन हटाएगा। लेकिन आप प्रमोट करते हो अपने लिए नहीं, टीम के लिए, फिर वो खेलता है आपसे बड़ा। और उसी का है कि आज भी सहवाग कहते कि भाई मेरी तो जिंदगी बदल दी ना भाई, दुनिया ने जो कुछ भी सहवाग को देखा। वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, ये वो लॉट है मेहर भाई, आप समझिए, जिनके लिए सौरव गांगुली फादर फिगर की तरह से है। सिर्फ सहवाग के लिए नहीं, हरभजन सिंह का करियर ऑलमोस्ट ख़त्म था। और हरभजन सिंह तो बड़ा स्ट्रगल करके आए थे, पिताजी की छोटी सी फैक्ट्री थी, बहनों की शादी, सब कुछ था, ख़त्म था करियर। और उस सीरीज़ के लिए जिसका जिक्र अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे, जब फॉलो ऑन किया और जिसमें हरभजन सिंह ने जिस सीरीज़ में विकेटें ली, सौरव गांगुली ने लड़के सेलेक्टर्स से कहा कि नहीं, मुझे हरभजन चाहिए तो चाहिए, और हरभजन सिंह का करियर वहाँ से बदल गया। तो एक मैच मुझे याद है, इंडियन टीम जीतती है और जीतने के बाद सौरव ऐसे हाथ करके स्टेडियम में अंदर प्रवेश करते हैं ग्राउंड के, और खिलाड़ी आकर जो वो उनको हक करते हैं ना, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि टीम का कप्तान अपने खिलाड़ियों को हक कर रहा है, बच्चों को वैसा लग रहा है कि एक बाप जो है ना, वो आया है, वो अपने बच्चों को हक कर रहा है। और भाई आप जो बात अभी कह रहे थे कि वो लड़ना या आंखों में आंखें डाल के बात करना, कौन करेगा लॉर्ड्स में जाके अपनी बालकनी में टी शर्ट निकाल के लहरा देगा? भाई आपके जहन में एक बार ये भी तो आ सकता मतलब कप्तान थे, ये आ सकता था ना कि यार ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसके बाद मेरा बहुत मजाक भी बनेगा, मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूं जिसको बहुत लोग खिंचाई भी करेंगे, और खिंचाई हुई भी। जेंटलमैन्स गेम का पार्ट नहीं है और आप कप्तान हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन किया ना, और किया भी कहाँ, लॉर्ड्स में, डंके की चोट पे। मतलब अगर ये इंडिया के किसी मैदान में हो जाता, चलिए समझ में आता है, लॉर्ड्स में जिसको मतलब मक्का ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, तो फ्लिंटॉफ को जवाब दे रहे, फ्लिंटॉफ उनके जहन में ये था ही नहीं कि ये लॉर्ड्स है या ये मक्का ऑफ क्रिकेट है या ये जेंटलमैन्स गेम है। उनके दिमाग में सिर्फ एक था कि मैंने इस टीम को लड़ना सिखाया है, ये लड़के जीती है, ये एंड्रू फ्लिंटॉफ को मैं दिखा देता हूं कि मेरी टीम क्या कर सकती है। इसलिए वो लॉर्ड्स की बालकनी में लहरा रहे थे। वो लॉर्ड्स की जगह कोई और मैदान होता वहां भी वही करते, क्योंकि उनका भाई पार्थिव पटेल जब गए, जो किस्सा बड़ा मशहूर है कि वो स्टीव वॉ को स्लेज कर रहे थे ठीक है, जिसपे स्टीव वॉ ने पलट के कहा कि जितने तुम्हारी उम्र नहीं उतने साल से तो मैं खेल रहा हूँ, चूहा हाथी को धमका रहा था। तो इसलिए आप और एक चीज और है मेरे भाई कि बड़ा मुश्किल समय में कप्तानी संभाली थी सौरभ ने। मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद आए थे, आसान नहीं था। बिल्कुल उस समय से टीम को निकालना, 2003 के वर्ल्ड कप में फाइनल तक लेके जाना, फाइनलिस्ट थी भाई टीम, बिल्कुल। उसके बाद 2004 में पाकिस्तान में जाकर टेस्ट सीरीज जीतना, वनडे सीरीज जीतना, और फिर वो आशीष नेहरा वाला मैच का होना, फिर वो पूरा का पूरा क्रिकेट सिनेरियो बदला। टीम इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन है, बिल्कुल हुआ, और उसका श्रेय जाता है। मतलब तो सौरव गांगुली अपने साथ ना बैगेज लेके आते हैं। मतलब वो कैप्टन थे तो जो कंट्रोवर्सीज हुई, या जब कोच को लेकर, ग्रेग चैपल को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई, वो तो भारतीय क्रिकेट की बड़ी कंट्रोवर्सीज में है। फिर जब वो बीसीसीआई के चेयरमैन रहे तो विराट कोहली से जो बवाल हुआ कि उनको कहा गया था कि वो छोड़ें कप्तानी, या नहीं कहा गया था, वो कहते थे कहा गया, वो कहते थे नहीं कहा गया। तो सौरभ अपने साथ बैगेज लेके तो आते हैं विवादों का, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ये सार्वभौमिक सत्य है, अगर आप उठा के देख लेंगे तो, एक खिलाड़ी के तौर पर देख लें चाहे जैसे देख लें। लेकिन हाँ, फिर सौरभ का दिल भी बहुत बड़ा है, मतलब उस लिहाज से जब वो कप्तान होते हैं तो उनको अपनी जगह पर कोई खतरा रहा हो ऐसा नहीं था। वो लोगों को बनाने वाले कप्तान थे। उन्होंने जिस युवराज सिंह को बनाया, उस युवराज सिंह ने आपको 2011 में वर्ल्ड कप जिताकर दिया। अगर आप उस वर्ल्ड कप से युवराज सिंह को हटा दीजिए तो आप कहाँ हैं? कहीं नहीं है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का मैच, जो भारतीय टीम का क्वार्टर फाइनल मैच था जहां पर ऑस्ट्रेलिया को हराया, उस मैच में आप युवराज सिंह की इनिंग देख लीजिए, या उससे पहले उससे बाद में बैटिंग बॉलिंग दोनों में देख लीजिए। बिल्कुल। हरभजन सिंह को आप देख लीजिए, जिस तरह से सौरभ ने बैक किया। सहवाग का तो मैं बता ही रहा था कि भाई मिडिल ऑर्डर से लेकर आ गए ओपनिंग में, और उसके बाद जितने रन बनाए, तो वो सौरभ गांगुली ने खिलाड़ियों को बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो उस तरह के एक फिगर रहे कि वो उनके लिए जीतना ज़रूरी था। उस जीतने के लिए किरदार कौन से होंगे वो खुद चुनते थे। ये तो उनकी खासियत थी। खैर चलिए, अपन ने हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो ओपनर्स और बाकी चीज़ों पे बहुत बात की, अब थोड़ा हिंदुस्तान से बाहर निकल जाते हैं।
देखिए ओपनर्स तो तूफानी, हमने सनत जयसूर्या और कालू वितारना की जोड़ी को भी देखा था, तबाही मचाने के लिए मैदान में, क्रिकेटरों का करियर भी तबाह किया हमने देखा कि क्या हुआ था वहाँ पर अपने टीम इंडिया के अगेंस्ट। और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ग्रीनिज और हेंस की जोड़ी भी कभी हुआ करती थी। कमाल। शिवेंद्र सिंह को अगर मैं पूछूं कि हिंदुस्तान को छोड़ दो, दो टीमों के बीच में मैच कोई और हो रहा हो, तो किस ओपनिंग बैट्समैन को देखने के लिए, मतलब सारा काम धंधा छोड़ के कहेगा नहीं यार आज वो खेल रहा है और लय में खेल रहा है, आज उसी को देखूंगा, पहली चॉइस? मैं पता नहीं क्यों आपने जिनका नाम लिया उन्हीं के पास जाऊंगा, जयसूर्या के पास ही जाऊंगा। और उसकी वजह बताता हूँ। पता नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मेरे लिए ना किसी इंसान से बहुत प्रभावित होने के लिए उस इंसान का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत ही काबिल भी हैं और बहुत ही कामयाब भी हैं, लेकिन आप हैं थोड़े टेढ़े, मुझे शायद पसंद नहीं आएंगे। हो सकता है मुझे ना मज़ा आए। मैं आपका फ़ैन नहीं हो सकता, आपको पसंद कर सकता हूँ, आपको देख सकता हूँ, आपकी तारीफ़ भी कर सकता हूँ, लेकिन जैसे आप आ रहे हैं तो आपके लिए रास्ता नहीं छोड़ूंगा। मेरे मन में वो इज्जत वाली बात है, बस खड़ा रहूंगा, सामने ही खड़ा रहूंगा आपके, हटूंगा नहीं। जयसूर्या एक ऐसे खिलाड़ी थे जो उन्होंने विध्वंस किया, वो तो आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, और जो लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे वो क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी उन्होंने। बिल्कुल। जयसूर्या ने एक बार एक ऐसा काम किया अच्छा, कि मुझे लगा कि यार ये क्रिकेटर है और ये इंटरनेशनल क्रिकेटर है और इतना बड़ा क्रिकेटर है। काम क्या था? श्रीलंका में हम उनका एक इंटरव्यू कर रहे थे, सिंगल कैमरे से इंटरव्यू कर रहे थे। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग इस इंटरव्यू को देखें उनको भी समझा सकूं, क्योंकि हम लोग तो आसानी से समझ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप समझाइए, मैं चाहूंगा। भाई 2 कैम इंटरव्यू में तो एक कैमरा आपके ऊपर लगा हुआ है, एक कैमरा मेरे ऊपर लगा है, जैसा इस इंटरव्यू में हो रहा है। इसमें 3 भी है, 3 भी है, तीसरा भी लगा हुआ है। उसमें हमारे पास एक ही कैमरा था। अच्छा, और दिखाना दोनों लोग का था। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं अमूमन टीवी वाले लोग, कि एक बार पहले आपके जवाब रिकॉर्ड कर लिए, फिर अपने सवाल रिकॉर्ड कर लिए और बाद में एडिट में सवाल जवाब लगा दिए। एक कैमरे से हो गया काम। जुगाड़ टेक्नोलॉजी जिसमें हिंदुस्तान चलता है। राइट। वहां दिक्कत फंसी लाइट की। अच्छा, जब हम, और ये वो दौर था जब शनगन लेके जाते थे, वो ऊपर डालते थे रोशनी और लाइट, जो शादियों में जो लाइट लगती है। तो जब जयसूर्या का रिकॉर्ड हो रहा था जवाब, तब तो साहब मैं लेके बैठा हुआ था। अब जब मेरे सवाल रिकॉर्ड हो रहे हैं तो लाइट कौन पकड़ेगा? तो जयसूर्या बड़ा सा श्रीलंका में ताज समुद्रा में बड़ा सा स्वीट था, उसमें वो रुके हुए। 5 स्टार होटल की बात है। हाँ, वो हमने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद स्वीट के बाहर वाले हिस्से में हम रिकॉर्ड कर रहे थे, फिर वो अपने कमरे में चले गए। अब हम लोग वहाँ बात कर रहे हैं, मैं और कैमरामैन, कि मैं उधर बैठ जाता हूँ, तुम इधर से पकड़ना और तुम ही रोल भी करना, तुम ही कैमरा। ये शायद उन्होंने सुना। अच्छा, मुझे नहीं पता वो क्या समझे क्या नहीं समझे, कितनी हिंदी उनको आई कितनी नहीं आई। वो वापस आए। अच्छा। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तो हमने उनको बताया कि भाई हमारा चैलेंज ये है कि लाइट पकड़ने वाला नहीं है। आप जानते हो उन्होंने कहा, कहते मैं पकड़ लेता हूँ, इसमें क्या है। और 5 स्टार होटल में सनत जयसूर्या और ये कह रहा है कि मैं आपका लाइट पकड़ लूं। वर्ल्ड क्रिकेट के बड़े स्टार हैं, क्रिकेट के बिल्कुल टॉप को बदलने वाले खिलाड़ी बन चुके थे तब तक, और तब वो ये कह रहे हैं कि मैं पकड़ लेता हूं। उस दिन उन्होंने मुझे खरीद लिया। सही बात। ठीक है। तो अगर आप मुझसे कहें किसी एक विदेशी खिलाड़ी को, मैं आंख मूंद के कहूंगा जयसूर्या। और जयसूर्या ऐसे खिलाड़ी थे, आप सोचिए सुनामी आती है तो सुनामी में जयसूर्या की मदर बाजार गई हुई थी, और जब वो लहरें आईं और लोग भागना शुरू हुए तो जयसूर्या की मदर, एजेड महिला, ओल्ड एज महिला, उनको समझ में नहीं आया कि क्या करना है। उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली कि मैं जयसूर्या की माँ हूं। बस, बाकी लोगों ने उनको बचा लिया। लेकिन ये काम लोगों ने अगर जयसूर्या की माँ के लिए किया तो जयसूर्या ने अपने देश के लिए क्रिकेट के मैदान में कई बार किया। मुझे याद है, शायद सुरेश रैना का डेब्यू मैच था, वो चेक कर लेंगे हम लोग। उस मैच में श्रीलंका के 6-7 विकेट गिर गए थे, जयसूर्या को चोट लग गई थी, जयसूर्या रिटायर्ड हर्ड होकर चले गए थे। 6 विकेट या 7 विकेट गिरने के बाद जयसूर्या लौटे, उन्होंने श्रीलंका को वो मैच जिता दिया। तो ये उस आदमी का ऑरा है। मैंने कहा उसी टूर में, मैंने कहा कि मैं कल परसों मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं सोच रहा हूँ कोलंबो में शॉपिंग करूँगा। कहते हैं मैं अपनी वाइफ को बोल दूँ कि वो आपके साथ चली जाएंगी, हेल्प कर देंगी आपकी। तो ये जो क्या होता है, देखिए बहुत से लोग जो इस इंटरव्यू को देखेंगे, और जिस एरा में हम लोग थे ना, उसी एरा में ये भी संभव था कि गोल्डन एरा। हाँ, इससे पहले ही बोला, उसी एरा में ये संभव था। प्लेयर्स के पास मेहर भाई मिठाई आती थी, मान लेते हैं हम कहीं लंदन में है, अच्छा अब तो क्या, अब तो सब कुछ सब जगह मिलने लगा। अब तो पलक झपकते आप अभी कहिए कि एक पैकेट दूध तो भी ले लीजिए, 5 मिनट में आ जाएगा। पहले तो ऐसा नहीं था, आप भी जानते ही हैं। अब हम विदेश में हैं और मिस कर रहे हैं कुछ खाने के लिए, किसी इंडियन प्लेयर्स के पास कहीं से कोई एक इंडियन मिठाई आ गई,
वो बताते थे कि शिवेंद्र भाई आज मिठाई आई है, आ जाइएगा। तो उनके कमरे में गए, कमरे में जाके मिठाई खा ली। लेकिन फिर उसका हम लोगों ने सम्मान भी किया कि फिर अगर हम उनके कमरे में गए हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम स्टोरी के लिहाज से शायद हमको कर सकते थे। देखो, तो बहुत सारी चीजें निजी रिश्तों और आपसी संबंध में जो बताया जाता और है, ऐसा उसके पीछे भरोसा है। भरोसा है, उसका आपने भी पालन किया, तो इसीलिए सामने वाले ने आपको रेसिप्रोकेट करके आज वही नहीं होता। आज अगर जर्नलिस्ट को होटल की लॉबी में नहीं बैठने दिया जाता, या आज अगर जर्नलिस्ट को प्लेयर्स अपने रूम में नहीं बुलाते हैं, आप मेरे साथ के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जिन लोगों ने भी क्रिकेट कवर किया, क्रिकेट का कवरेज असल में 2003 से ही शुरू भी होता है। अगर आप याद करें, 2003 के पहले दूरदर्शन था, जी न्यूज़ था, गिने चुने प्रॉपर चैनल्स पे एक्सपर्ट गेस्ट के साथ बिठा के 2001 हाँ 3 ठीक है 2003 वर्ल्ड कप से, मतलब वर्ल्ड कप में जहीर अब्बास पाकिस्तान से आए यहाँ गेस्ट बनकर, अजय जडेजा को हमने पैनल में लिया। तो 2003 एक बड़ा डिफाइनिंग, और फिर भारत ने बहुत अच्छा किया भाई, फाइनल तक खेला। फिर 2004 में आप पाकिस्तान की वो ट्रॉफी में जाके वो जीत गए सीरीज। तो भारत में जो टीवी में वो फॉर्मूला जो दिया गया कि क्राइम, सिनेमा और क्रिकेट 3C सक्सेस के लिए, उसमें क्रिकेट जो आया वो 2003-2004 में ही आया। तो उस समय जिन लोगों ने क्रिकेट कवर किया, वही टाइम है जब देखिए प्राइवेट चैनल्स भी आके और बिल्कुल उनके हर तरफ से वो हुआ। तो वो उस समय जो अंडरस्टैंडिंग थी खिलाड़ियों से, आप खिलाड़ी से कुछ भी कह सकते हैं, खिलाड़ी आपसे भी कुछ कह सकता है, मैदान के बाहर अगर हैं तो वो ट्रस्ट फैक्टर था। अब वो नहीं है, इसीलिए अब उस तरह की कहानियां नहीं निकलती हैं। इसीलिए एक बार वीरेंद्र सहवाग से मैंने कहा कि मुझे किसी मैच के लिए किसी को देखना था, बैंगलोर की बात है जहाँ तक है। उसने कहा यार मुझे ना मैच किसी तरह से दिखवा दो, और बड़ा कम समय रह गया था। तो मैंने वीरू से रिक्वेस्ट की कि पाजी बहुत क्लोज एक दोस्त है, उसको देखना है, मुझे 2 पासेस चाहिए। तो वीरू ने कहा कि चल ठीक है, आप 7 बजे मेरे रूम में आके ले लेना। अब मैं वीरू के कमरे में पहुंचता हूं और मैं देखता हूं कि वीरू के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। ठीक है, दरवाज़ा खुला हुआ है, तो पहले तो नॉक किया शराफत से, कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो मैं एक कदम अंदर गया, झाँका मैंने, कहीं पूरे कमरे, दोनों बेड दिख रही है, कहीं कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है, इधर टेबल पे देखा, टीवी चल रहा है, सामने की चेन, पर्स, दुनिया भर की जो छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई हैं, 2 पास भी रखे हुए हैं, अलग से दिख रहे हैं मुझे कि रखे हुए हैं, मेरे लिए ही रखे हुए हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब सवाल ये कि मैं उठाऊं कि ना उठाऊं, क्योंकि वीरू तो है नहीं कमरे में। उसके बाद अचानक आवाज़ आती है, टेबल पे रखा है ले लीजिए। कमरे से ही आवाज़ आती है। मैंने कहा यार ये कमरे में है तो दिख क्यों नहीं रहा है। पता चला कि वीरू टॉवेल बिछा के नीचे योगा कर रहे हैं। अच्छा, कहा यार एक गजब के आदमी। लेकिन अब कोई खिलाड़ी आपको नहीं बुलाएगा, ये एक्सेस नहीं देगा, अब वो एक्सेस नहीं देगा। और इसमें देखिए ये बड़ा, फिर अगेन ये भी एक अलग विषय है कि उस तरह का ये ट्रस्ट फैक्टर वाला मामला है। अब उस तरह का ट्रस्ट रहा नहीं है, मतलब वो दोनों तरफ की बात है। और फिर बहुत सारी चीज़ें भी हो गई हैं अब तो, मतलब कौन सा व्यक्ति अजनबी आपके साथ फ़ोटो खिंचवा लेगा और उसके बाद कब वो किस चीज़ में उसका नाम आ जाएगा, और फिर उसको उसके साथ आपकी तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया में किस तरह का रिएक्शन हो जाएगा। आप देखिए वो दौर था जब आप कुछ भी करते थे तो आपको पता होता था इसमें से कौन सी चीज़ दुनिया के सामने सार्वजनिक करने लायक है और कौन सी चीज़ नहीं। और उसमें ये नहीं था कि छोटा सा टुकड़ा कर देने से मेरी वाहवाही हो जाएगी, मेरा ये चीज़ चल जाएगा, मुझे लोग जान जाएंगे, ये लालसा नहीं थी। तो इसीलिए आप वो काम करते थे जिसमें एक भरोसा, एक चीज़ लगातार बनी रहती। तो इसीलिए तो एक खिलाड़ी ने एक पार्टी में शराब पी, IPL की, उस खिलाड़ी ने उस मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी, उसी दिन जो मैच था। तो ये तय हुआ था कि इंटरव्यू करना है। शाम को वो पार्टी में चले गए, मैं बैठा रहा, वो लौट के आए, उन्होंने कहा मैंने शराब पी ली। और अगले दिन सुबह उनकी फ़्लाइट थी, अगले शहर जाना था उनको। मैंने कहा मेरी मेहनत तो बेकार हो जाएगी। तो मैंने कहा चलिए एक काम करते हैं, मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ, अगर आपने कुछ भी ऐसा बोला जो एक क्रिकेटर को शोभा नहीं देता, वो शब्द ऑन एयर नहीं जाएगा। मैं आपसे हार्डकोर क्रिकेट की बात करूंगा और आप क्रिकेट के जवाब दीजिएगा। क्रिकेट से इतर मैं कुछ पूछूंगा भी नहीं कि आप बहके, और अगर आप बहके तो वो मेरी जिम्मेदारी है। इतना भरोसा होता था मेहर भाई कि उस खिलाड़ी ने कहा ओके कर लेते हैं, और वो बहका। ठीक है, अच्छा, वो बहका और उसने कुछ ऐसा कहा जो अगर करते उसको चला देता मैं उस वक्त, तो ठीक ठाक बड़ी स्टोरी होती वो, और ठीक ठाक उस खिलाड़ी का करियर भी खत्म हो जाता है, ये भी बता देता हूँ। ठीक है, मैं लेकर आया, मैंने वो हिस्सा, मेरे एडिटर ने कहा कि भेज देते हैं और ऑफिस में बता देते हैं कि उसको मत चलाना। मैंने कहा ना 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 ना, भेजना ही मत, गलती से भी चल जाएगा तो यहाँ डिलीट करो। क्योंकि देखिए ये कोई हीरो बनने की बात नहीं थी, मैं शायद ओवरनाइट हीरो बन सकता था, लेकिन एक खिलाड़ी के करियर की बात थी। और उस खिलाड़ी ने मेरे भरोसे पे इंटरव्यू दिया था, वरना उसके लिए बहुत आसान था, वो कहता था कि नहीं करूंगा।
भाई वो कोई बाध्य नहीं था मुझसे बात करने के लिए। ये उसने मेरा सम्मान किया और मेरी बात का सम्मान किया कि नहीं नहीं अच्छा चलिए ठीक है भैया आप कह रहे हैं तो कर लेता हूँ। मैं नहीं मानता, मैं अगर मुझसे कोई इस पर आए और बौद्धिक बहस करे कि नहीं नहीं आपको चला देना चाहिए था और इससे ये हो जाता, मैं नहीं मानता हूँ। उस खिलाड़ी के लिए बहुत आसान था कि वो पहले ही वाक्य में कहता कि नहीं अब आज मैं इंटरव्यू नहीं कर पाऊंगा, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। सही बात है। आपको जैसे मान लीजिए सपोज करिए आज हमने कहा कि आप आइए हम आपके ओपनर्स पे बात करना चाहते हैं, आप कहते नहीं 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 वो नहीं पाएगा, तो आप एक हद तक ही किसी को आग्रह कर सकते हैं, बिल्कुल उसके बाद थोड़े बिल्कुल कर सकते बिल्कुल। हो। मैंने वो हिस्सा हटाया। उस हिस्से के हटाने के बाद अगले दिन जब वो क्रिकेटर उठा होगा और वो अगले शहर पहुंचा होगा, उसको सबसे पहले याद आया होगा कि उसने कहा क्या था। उसने फ़ोन किया, भाई साहब सब ठीक था? मैंने कहा हाँ सब ठीक था। नहीं नहीं मुझे याद आ रहा है मैंने कुछ गड़बड़ की है। मैंने कहा नहीं जो गड़बड़ की है वो गया नहीं है। भाई साहब पक्का? भरोसा देखिए भाई साहब पक्का? मैंने कहा पक्का। बात ख़त्म। और ये आज कम से कम 15 साल हो गए। तो ये एट द एंड ऑफ द डे हम लोग ह्यूमन बीइंग भी हैं, हम इंसान भी हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, कोई एक क्रिकेटर है, कोई एक राजनेता है, या कोई एक एक्टर है, कोई एक एक्ट्रेस है। प्रीति जिंटा हर मैच से पहले आईपीएल के एक मंदिर में जाती थी साउथ अफ्रीका में, हर मैच से पहले किंग्स 11 पंजाब में। हमारे कैमरामैन ने देख लिया, उसने वो विजुअल ले लिए। विजुअल लेके जब वो आ रहा था, प्रीति जिंटा ने बुलाया, कहा कि आप कौन? उन्होंने बताया कि साहब मैं फलां चैनल से हूँ और मैंने उनका ये मत दिखाइएगा, ये मेरा बहुत ही निजी मामला है। और बहुत पोलाइटली कहा प्रीति जिंटा ने। शूट होने के बाद उनके भी अधिकार में नहीं था, हमने शूट कर लिया है, हम दिखा सकते थे, वो हमारे पास है फुटेज, ठीक है। और हमने आपकी कोई निजता का हनन नहीं किया। हम तो मंदिर के बाहर कुछ कर रहे थे, हम आ गए, हमारे पास 100 रास्ते थे दिखाने के, अगर हमको दिखाना ही होता। लेकिन जिस शालीनता से उन्होंने मना किया, उसके पीछे जो उन्होंने वजह बताई, उन्होंने कहा कि इसको दिखाने से क्या हो जाएगा। आप यही तो बताएंगे कि हर मैच से पहले मैं मंदिर जाती हूँ, तो कौन नहीं पूजा करके जाता है? बड़ा काम कोई भी हो रहा हो तो आप हाथ जोड़ के जाते हैं, मैं भी हाथ जोड़ के आऊँ। सिर्फ चूंकि मैं प्रीति जिंटा हूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्रीति जिंटा नहीं होती तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था। तो कन्विंस किया उन्होंने, हमने कहा चलो छोड़ दो यार, ऐसा कुछ नहीं, इसमें नहीं चलाते। अब आ जाता हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था, फिर वापस वहीं लौटते हैं। मैंने कहा कि मुझे इसमें शिकायत, जब पूरी किताब पढ़ गया ना, और शिकायत नहीं वो आगे के लिए ही है। मुझे 2 नाम जो है, एक का तो शायद आपने जिक्र किया है, एक अभिषेक शर्मा और दूसरा यशस्वी जायसवाल, ठीक है। मैं चाह रहा था, मैं शायद ढूंढ रहा था कि क्या पता यशस्वी जायसवाल के बारे में भी आपने लिखा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है शायद नहीं है जिक्र। वो कट ऑफ डेट के बाहर के। अच्छा, कट ऑफ डेट के बाहर के। अभिषेक शर्मा का जिक्र तो है। किताब की किताब लिखी क्यों गई, इस किताब के लिखने की ज़रूरत कहाँ से महसूस हुई? सिर्फ 2 चीज़ों से। एक, जो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जिस तरह की बल्लेबाजी की और जिस तरह से ओपनिंग को रीडिफाइन और रीडिफाइन कर दिया, उस वजह से। और दूसरा, जो मैं विराट कोहली के लिए बात कर रहा था मीहू के सवाल पर, कि जिस समय वो जीवन, उनका पूरे जीवन का जो कुछ उनका हासिल है, वो ओपनर के तौर पे नहीं है, वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर उन्होंने हासिल किया है, ठीक है। वो अगर एक आईपीएल छोड़ दें तो, लेकिन वो एक वर्ल्ड चैंपियन टीम बना देते हैं अपनी ओपनिंग से। तो ये बताता है कि सचिन तेंदुलकर जब ये कहते हैं, उनसे पूछा मैंने, किताब की भूमिका उन्होंने लिखी है, भूमिका आपने लिखी है, उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ओपनिंग का मेरे ना कोई फिक्स फार्मूला नहीं था, और मैं जो है, देखिए कितनी पते की बात कहते मैं बहुत सारी चीज़ें सोचता था। मैं ये सोचता था कि भाई उस वक्त मेरी फॉर्म कैसी चल रही है, विरोधी टीम कौन सी है, मैदान कौन सा है, विरोधी टीम के पास गेंदबाज कौन से हैं, और उसके इन सब बातों से पहले मैं ये सोचता था कि मेरी टीम की ज़रूरत क्या है। विराट कोहली की 100 पारियों पर वो एक पारी बतौर ओपनर भारी है, क्योंकि उसने आपको वर्ल्ड चैंपियन बनाया, और इस रिस्क के बीच बनाया कि अगर कहीं हार गए तो विराट कोहली इस देश के क्रिकेट के सबसे बड़े विलेन होते कि T20 में किस रफ्तार से बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं खेलूंगा, बनूंगा, विलेन बनूंगा। अभी मेरी टीम को इस बात की परवाह, मैं विलेन बन जाऊंगा इसकी परवाह मुझे नहीं है। मुझे परवाह इस बात की है कि मेरी टीम इस वक्त चाहती है कि मुझे खेलना चाहिए अंत तक। और पूरे वर्ल्ड कप में T20 के 75 रन बनाने वाले विराट कोहली वहाँ पे रन बनाते हैं और आपको वो सम्मानजनक स्कोर देते हैं जहाँ पर आपको जीत मिलती है। तो वो 2 घटनाएं जो हैं, एक अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड और दूसरा विराट कोहली का, वही इस किताब की नींव में है, जहाँ से किताब को कंसीव किया मैंने और फिर लिखना शुरू किया।
चलिए, तो आप इसी तरह लिखते रहिए। ये ओपनर्स जो है इस बार सलामी बल्लेबाजों के लिए आपने लिखा है, हम सलामी चाहेंगे- गेंदबाजों के लिए। सलामी गेंदबाज भी जो है उस पे भी आएगा, और फिर उसमें दीपक पटेल से लेकर तमाम प्रयोगों की बात होगी कि भाई बिल्कुल ऑफ होगी। स्पिनर कैसे पारी की शुरुआत कर कमाली सकता है। काम कर दिया था कमाल- न्यूजीलैंड ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और मैं जो हमें देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये इनके व्यक्तित्व का और पर्सनालिटी का सिर्फ एक पहलू है, जिसमें क्रिकेट है, दूसरे में संगीत है। किसी और दिन इनको पकड़ के लाऊंगा, तो फिर उसके बाद संगीत के एक से बढ़कर एक किस्से, और जब किस्से होंगे तो क्या होगा, फिर रागगिरी की बात होगी। बस ये है कि आपको उस दिन अपने कैमरामैन को और अपने कैमरे की बैटरीज को कुछ साज का भी इंतजाम करना और पड़ेगा। मेरे लिए कम से कम एक वक्त का खाना, क्योंकि देखिए संगीत एक ऐसा विषय है ना, भाई कहते भी है कि संगीत की कोई बाउंड्री नहीं होती, तो मेरे पास तो संगीत का इतना खजाना है और मेरी इतनी लड़ाइयाँ हैं संगीत को लेकर। मतलब छोटा सा ही उदाहरण मैं बताता हूँ आपको क्रिकेट से जोड़ के। MS का मतलब इस देश में MS धोनी ही क्यों है, MS सुब्बलक्ष्मी क्यों नहीं है? भाई भारत रत्न है, बिल्कुल, देश की पहली भारत रत्न है। जय और वीरू की जोड़ी शोले में हम सब जानते हैं, एक अपने पास भी तो है। लेकिन राजन साजन जी जो 50 साल साथ गाए, अब तो चलिए राजन जी नहीं रहे, 50 साल से ज्यादा समय दोनों ने एक साथ गाया। मतलब मिश्री है आवाज में। किंग खान, अरे भाई किंग खान शाहरुख खान या आमिर खान या सैफ अली खान या सलमान खान क्यों, बिस्मिल्लाह खान क्यों नहीं? हम जिस मुल्क में, जिस देश में रहते हैं उसका नाम है भारत, इसका सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। बिस्मिल्लाह खान को मिला हुआ है और तो किसी को नहीं मिला। तो अगर, वैसे तो मैं किंग खान कोई उपाधि मानता ही नहीं हूं, लेकिन अगर कोई किंग खान की उपाधि बिस्मिल्लाह है खान क्यों? तो बिस्मिल्लाह खान को मिलनी चाहिए। ये सब तरीके देखिए, हम कल रहेंगे नहीं रहेंगे, ये संगीत तो रहने वाला है। और अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में नहीं, हमको अगर किसी ने नहीं बताया होता कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे या गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, हमको क्या पता था? बताया गया ना, पढ़ाया गया ना। बिल्कुल। तो क्यों नहीं पढ़ाया जाता इस देश में कि भारत रत्न जो है वो बिस्मिल्लाह खान साहब बनारस के रहने वाले थे, या पंडित भीमसेन जोशी जो है वो क्या थे, या MS सुब्बलक्ष्मी क्या थी, या फिर पंडित रविशंकर ने किस तरह से पूरी दुनिया में भारत को पहचान दिलाई। हम ये मान के बैठे हैं कि ये कोई पढ़ाएगा। अरे भाई हम ही पढ़ा लें, हम ही बता दें अपने घर के बच्चों को। तो इसलिए मैंने कहा कि जब 7-8 घंटे बैठ के बाद जिसको फिर कई हिस्सों में आप दिखा सकते हैं। मैंने कह दिया ना, मैंने अभी से एडवांस बुकिंग कर दी है। अरे इसके लिए तो मैं स्वयं चलाऊंगा। नहीं, चलिए, हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत और ये धन्यवाद। किताब आपकी बेस्टसेलर बने, और सिर्फ बन बेस्टसेलर गई है वैसे। हाँ, लीजिए, बेस्टसेलर बन भी गई। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो किसी को भी क्रिकेट से प्रेम है ना, या क्रिकेट का दस्तावेज, इतिहास में कह सकता हूँ, आप इसको पढ़िए। 2025 से पहले 2024 तक के ओपनर्स के बारे में मोटे तौर पे पूरा एक इतनी छोटी सी किताब में आपको सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल। और आपने तो करोड़पति भी बनवाई दिया है किताब से। करोड़पति भी नहीं, क्या पता, आप इसको पढ़िए, कोई सवाल आ गया तो करोड़पति बन जाएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, बड़ा मज़ा आया। और देखिए, भले ही हम संगीत पर बहुत विस्तार से बात नहीं की हमने, लेकिन क्रिकेट में भी संगीत आ ही गया लय, सुर, ताल और जो सब है। कुछ आ गया। तो वो मैं आजकल जन्मदिन की किसी को बधाई देता हूँ तो मैं लिखता हूँ कि जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीवन में सुख, संतोष, संगीत, साहित्य, संतुलन, स्वास्थ्य, संयम, इस तरह के सारे सा लिख के मैं भेजता हूँ। फिर लिखता हूँ कि इससे समझिए कि सम जो है ना, संगीत का जो सम है, वो जीवन में भी सम का होना बहुत ज़रूरी है। स शब्द ही अपने आप में बहुत कमाल का होता है। तो ये बातचीत आपके इस सौजन्य से, किताब की जो शुभकामनाएं हैं उसके लिए तो धन्यवाद, यहाँ संपन्न करते हैं। और फिर क्रिकेट के अलावा संगीत पर जब बात करेंगे, लंबी बातचीत मैं आपको करेंगे। इसे में लगे हाथ एक बात बताता हूँ। बिहार में, जिस दरमियान मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और वहाँ पे किताब में एक चैप्टर था, उस चैप्टर का नाम था संगीत। और इत्तफाकन बिहार बोर्ड में जो पढ़ाई जाती है उसको लिखने वाले मेरे दादा थे। अरे बाप उनकी रे, तो लिखी फिर तो मतलब संगीत आपके उसमें था कि इंसान कोई जीवन में संगीत, मतलब उन्होंने सांसों के हिसाब से किया था कि जैसे सांस जरूर से संगीत होना चाहिए, तभी इंसान का जीवन जो है लय में चलता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बात से बात बढ़ती जा रही है, लेकिन मैंने नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए इन चारों भारत रत्न जो कलाकार हैं भारत के, जो नेशनल बुक ट्रस्ट की एक सीरीज़ है नेहरू बाल पुस्तकालय, वो 9 साल से 14 साल के बच्चों के लिए, मैंने वहाँ पर ये प्रपोजल दिया था कि इन 4 कम से कम विभूतियों पर जो शास्त्रीय संगीत से भारत रत्न हुई, इन पर बच्चों के लिए कॉमिक्स नुमा किताब छापनी चाहिए। वो किताब छपी और उस किताब का आप समझिए मेरे भाई, नहीं तो कम से कम 1 दर्जन भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। मतलब कन्नड़, उड़िया, बांग्ला, उर्दू
कोंकणी जैसी भाषा में भी उन किताबों का अनुवाद हुआ है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तभी शायद हम कह सकेंगे कि हाँ, हमारे भारत की, हमारे जो संस्कार हैं, जो परंपराएं हैं, वो आगे इनकलकेट होंगी। इसीलिए तो मैंने शुरू में ही कहा था कि आप संगीत की साधना करते हैं। कोशिश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और ऑल द बेस्ट। आप इसी तरह लिखते रहे। थैंक यू सो मच।